गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अगर मेरी आवाज आपको दिखाई दे रही है तो जल्दी से हाथ दिखा दीजिए कैमरे के सामने। जल्दी से फटाफट हाथ दिखा दीजिए अगर मेरी आवाज आप देख पा रहे हैं। जल्दी से। कितने लोगों को दिखाई दे रही है? बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है। आई डोंट नो कि दिखाई दे रही है आवाज की सुनाई दे रही है। बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। अगर अगर दिखाई दे रही है तो ये चिंताजनक बात है, और अगर सुनाई दे रही है तो फिर सब कुछ ठीक मान के चलता हूं मैं। ठीक है, अब आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। इससे पहले मैं द वन एंड ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को इनवाइट करूं इस वेबिनार में, उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और अपने आप को रीनेम कर लीजिए। मैं काफी लोगों को देख पा रहा हूं कैमरे के आगे। आशीष सोनी जी को देख पा रहा हूं, अजय कुमार जी हैं आई नेक्सॉन मोबाइल एसेसरीज से, साथ में कोई और है। अभी थोड़ी देर पहले एक सर आया था, फिर बाहर से चला गया, सर ने उसको जल्दी से हटाया होगा। वन प्लस CPH2691, वाह क्या नाम है सर आपका। इसको रीनेम कर लीजिए सर। आपका कुछ नाम होगा, मनोज होगा, सुरेश होगा। अपने आप को रीनेम कर लीजिए। अपने नाम के आगे जहां पे आपने लॉगिन किया होगा जूम पे, लेफ्ट हैंड साइड पे थ्री डॉट्स बने हुए आ रहे होंगे, वहां पे क्लिक करिएगा और आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। सचिन दुबे साहब को देख पा रहा हूँ, और अपनी बढ़िया सी चेयर पे बैठे हुए हैं। सफेद कलर का वो तौलिया लगा रखा है सर ने। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स वो तौलिया यूज करते हैं अपनी चेयर के आगे। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट तौलिया बिहाइंड द चेयर्स। बट सचिन सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। दूसरे ओप्पो मिल गए हैं। सुबामा जी को देख पा रहा हूँ, नारायण के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, और 10-15 लोग, 5-6 लोग ग्रुप पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल मुस्तैद एंड रेडी। आईपैड के नाम से भी लॉगिन किया है सर, प्लीज रीनेम कर लीजिए। तेज जी को देख पा रहा हूं मैं। नत्रिकांत जी को देख पा रहा हूँ। संदीप वर्मा जी, सर क्या बात है, क्या दाढ़ी है आपकी, मतलब यू नो ब्रदर वाली फीलिंग आ रही है आपकी दाढ़ी देखकर सर। एंड ओमत्रा जी को देख पा रहा हूँ मैं। ऑल राइट, रामेश्वर मिताई जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। फटाफट सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, अपने आप को रीनेम कर लीजिए। मैं बड़ा बिजनेस के बिहाफ से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बिहाफ से आप सभी का इस Q&A सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरे भारत देश से हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपने अपनी प्रॉब्लम भी ऑलरेडी सबमिट कर दी थी। एक सेकंड में नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं, मैं कुछ लोगों को और देख लेता हूं। लोकेश जी को देख पा रहा हूं, रोनिका जैन जी को देख पा रहा हूं। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, अगर इन केस किसी वजह से अगर आप ड्रॉप कर जाते हैं इस मीटिंग से, ऑल दो पहले तो कोशिश करिए कि आप ड्रॉप ना हो, बट अगर इस मीटिंग से ड्रॉप कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 1000 पार्टिसिपेंट की लिमिट थी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। सो अगर आप ड्रॉप कर जाते हैं तो आप यूट्यूब लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके पास जो मैसेज आया होगा इस मीटिंग को ज्वाइन करने के साथ, उसके साथ एक यूट्यूब लिंक एम्बेडेड होगा। तो इन केस अगर आप ड्रॉप होते हैं तो उस यूट्यूब लिंक के माध्यम से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, काफी लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया है। विनीत जलान जी को देख पा रहा हूँ, विनीत मोबाइल लिमिटेड अपने नाम से ही कंपनी बना दी है सर ने। पंकज उपाध्याय जी को देख पा रहा हूँ। फिर से ओप्पो मिल गए। ओप्पो वाले जब लोग मिलते हैं ना, ओप्पो वीवो वाले ना, थोड़ा चुभता है सर। अपने नाम को रीनेम कर लीजिए। हेमंत सावरिया जी को देख पा रहा हूँ, शायद अपने वर्क स्टेशन पे ही बैठे हैं। लाबो राम चौधरी सर, मैं शायद आपको पहचान पा रहा हूँ लाबो राम जी। मुझे याद है कि आप हमारे एक वेबिनार में और भी आए थे, आपसे बातचीत हुई थी। अगर जो जितना मुझे याद आ रहा है, सैमसंग के नाम से ज्वाइन किया। आपके बैकड्रॉप में आपका वर्क स्टेशन और आपका ऑफिस दिखाई दे रहा है सर। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अगले 2-3 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेमुला जी को देख पा रहा हूँ, हर कीरत जी को देख पा रहा हूँ, बड़े डैशिंग लग रहे हो सर। अरविंद जी को देख पा रहा हूँ। मुकेश मुकेश सर, इतने गंभीर क्यों हो? थोड़ा मुस्कुराओ सर, आप बड़ा बिजनेस के वेबिनार पे हो, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। इतने गंभीरता से नहीं बैठना है, मुस्कुराते चेहरे देखकर अच्छा लगता है सर। क्या मैं इतना डरावना लग रहा हूँ? आईपैड साहब सर, मतलब थोड़ा मुस्कुराओ सर, ऐसे स्माइल करो, ऐसे करना है स्माइल। ये अब लग रहा है ना कि आप वेबिनार में आए। ऑल राइट, सो बिजनेसमैन जितने भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, आपने एक फॉर्म सबमिट किया था, एक फॉर्म फिल किया था, जिसमें आपने अपनी 3 बर्निंग प्रॉब्लम बताई थी। क्यों इस वेबिनार की जरूरत है और क्या क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा उस पर बात करेंगे। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैपनिंग वर्ड है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो जो लोग सोचते हैं उस जर्नी को एक हद तक सचिन दुबे साहब आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मनोज चौहान साहब, आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आपने अपनी नॉलेज से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपने जुनून से इस बिजनेस को इस स्टेज तक लेके आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग 2 करोड़ के टर्नओवर पर हैं, कुछ लोग 5 करोड़ के टर्नओवर पर हैं, कुछ लोग 15 करोड़ के टर्नओवर पर हैं, कुछ लोग 100 करोड़ के टर्नओवर पर हैं।
तो सबसे पहले बड़ा बिजनेस आपके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करता है कि आपने अपनी मेहनत, अपने जज्बे, अपने जुनून, अपने सूझबूझ के साथ अपने बिजनेस को इस स्टेज तक लेके आ गए हैं। अब इस स्टेज से आगे कैसे जाएं? आपने अपना सारा नॉलेज यूज कर लिया, आपने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए कि मैं इस बिजनेस को यहां पे लेके आया हूं, अब आगे कैसे लेके जाऊं। अब जब आप आगे ले जाने की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। आपका कॉम्पिटिटर काफी आगे निकल चुका है, आपने अपनी स्ट्रेटजीज यूज कर ली हैं, बट वो रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। आपके साथ जो आपने मैन पावर तैयार किया, जिसको आपने ट्रेन किया, जिसको आपने एज अ टीम मेंबर की तरह आगे बढ़ाया, कुछ लोग उसमें से छोड़ के चले गए हैं, आपके कॉम्पिटिटर बन गए हैं। अब आपको चैलेंज मिल रहा है कि मुझे अच्छा मैन पावर नहीं हायर कर पा रहे हैं, तो अब आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको अब हाथ पकड़कर आपको नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाए। इसीलिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम उस स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। सो मैं एलएफपी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा कि किस वजह से आप अपने बिजनेस को अब नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो क्या तीन चीजें, चार चीजें आपको करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न वहां पे सबमिट करे हैं, उन प्रश्न को कैटेगराइज कर लिया है हमने। कैटेगराइज से मेरा मतलब है कि बहुत सारे प्रश्न संजय पवार जी कॉमन थे, मतलब 10-20 प्रॉब्लम निकल के आई हैं जो जिसमें से सभी का आंसर मिल जाएगा। तो हो सकता है ऋषि लोबानिया जी कि जब किसी के प्रश्न का जवाब मिल रहा हो तो आप ये मत सोचना कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा है, मेरा नाम नहीं लिया गया है, मेरे प्रश्न को एड्रेस नहीं किया गया है। नहीं, जब एक प्रश्न का जवाब मिल रहा होगा तो वो सबको एड्रेस कर रहे होंगे, हम आप सबको कैटर कर रहे होंगे, क्योंकि 10-15 प्रॉब्लम ही हैं जो कॉमन निकल के आई हैं, जितने भी व्यापारी यहां पे आए जिसको फेस कर रहे हैं। तो जब वीएस सर वीएस राजौरिया सब सर जब आपको प्रॉब्लम का एड्रेस कर रहे होंगे हम, तो वो प्रश्न का उत्तर आपके लिए भी होगा। उसको उस नजरिए से देखना है और आपको वो डॉट्स कनेक्ट करने हैं कि ये प्रश्न का जो जवाब मिल रहा है, मैं अपने बिजनेस पे, अपने व्यापार पे कैसे एप्लीकेबल कर पाऊंगा। उस थॉट प्रोसेस के साथ बैठिएगा। अगले 70 से 80 मिनट आपके सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है, जिससे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। मुझे एक बारी चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए ओपन कर रहा हूं, अगर आप लोग क्विकली, जितने भी बिजनेसमैन है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग मुझे बता पाए कि क्या मेजर 3-4 प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। एक बारी मैं ग्लिम्स देख लेता हूं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे का सेशन हम डिजाइन करेंगे और प्रोसीड करेंगे आगे। जल्दी से चैट बॉक्स इज ओपन, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, अपने उंगलियों को थोड़ा दर्द दे दीजिए और प्रश्न को नीचे डालते जाइए। वेद जी ने लिखा है नॉट सेल, यानी सेल्स उतनी नहीं हो रही है। मनीष जी ने लिखा है रेवेन्यू, ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं, बिल्डिंग टीम्स नहीं कर पा रहे हैं, हाउ टू क्लोज ओल्ड क्लाइंट्स, एम्प्लॉय नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लो कैश फ्लो है, कंपटीशन का प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट लॉयर, ये थोड़ा यूनिक था, सेल्स आर गुड बट अब इतनी तेजी से आप डाल रहे हो कि मैं रीड भी नहीं कर पा रहा हूं। किसी ने बहुत बड़ा मैसेज डाला है, हाउ टू कम ओवर दिस एंड व्हाट आर योर सजेशन। ओके, ऑल राइट। ग्लोबल कैल के नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, अच्छा दीपक रजानी उनका नाम है, फाउंडर ऑफ ग्लोबल कैल प्राइवेट लिमिटेड, इनोवेटर, वर्ल्ड फर्स्ट जैन एंड हिंदू पंचांग क्लॉक का है। ओके, ऑल राइट सर, आपने बहुत स्टेप बाय स्टेप अपने प्रॉब्लम लिखी हुई है, गॉट इट, एंड आई होप कि आपने फॉर्म भी फिल किया होगा। और भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गणेश जी लिख रहे हैं हार्मोन्स प्रॉब्लम, समटाइम वेरी हाई फील, समटाइम वेरी लो। ओके जसविंदर जी, बट लेट मी टेल यू सर, इट्स नॉट अ मोटिवेशन सेशन, प्योरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस, ना राइट ना लेफ्ट, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस प्रॉब्लम और उनका सोल्यूशन कैसे हम आपको दे सकते हैं, सिर्फ उसकी बात होगी। ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस, बिजनेस मनी रिकवरी। बहुत सारे मैसेज आपने डाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स अब डिसेबल कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रॉब्लम्स ज्यादातर अगर आप उनको चॉक आउट करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि देयर इज 10 to 20 प्रॉब्लम्स आर देयर जिससे एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर फेस कर रहा है। ज्यादातर प्रॉब्लम आपने कॉमन लिखी हुई है। इन्हीं जवाब के, इन्हीं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने नोटपैड डायरी लेके बैठे हुए हैं तो, क्योंकि नॉर्मली इस सेशन के लिए हम बहुत चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन प्रॉब्लम्स के आंसर आपको मिलेंगे उनको लिख लीजिएगा, ताकि यहां से जाने के बाद अपने बिजनेस पे उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, मैं कुछ मैसेज और रीड कर रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं।
अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब ज्यादा समय नहीं लेता हूं, अब मैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं बड़ा बिजनेस के को फाउंडर मिस्टर प्रांशु रंजन सर, जो आपसे बात करेंगे, जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे और बताएंगे कि आगे किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। प्रांशु सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, एक बारी जोरदार तालियों के साथ आप चैट बॉक्स में प्रांशु सर का प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं बड़ा बिजनेस के को फाउंडर मिस्टर प्रांशु रंजन। प्रांशु सर, ओवर टू यू। अमेजिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग वीडियो पे हैं ऐसे हाथ हिला के हेलो बोल सकते हैं एवरीवन। तेज जी हाथ नहीं हिला रहे हैं आप? हैं, देख रहा हूं मैं। सोनू जी, ओके, बहुत सारे लोग वीडियो पे हैं। चलिए मीटिंग को शुरू करते हैं। मीटिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आने वाले हैं, आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा क्विज खेलें सालेन सर? यस 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 सर, बिल्कुल। क्विज खेलते हैं। अभी चैट पर सबको चैट ओपन कर दीजिए। सालेन सर, एक चैट पे सवाल पूछना चाहूंगा मैं। आपने तो यस। अपने सवाल पूछ लिए और उसका जवाब भी देने वाले हैं विवेक सर, लेकिन मेरा सवाल है विवेक बिंद्रा सर के यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? जरा लिख के बताइए चैट पे एवरीवन, जल्दी से। कितने सब्सक्राइबर्स हैं जल्दी से लिख के बताइए। हम्म। लगातार जवाब आ रहे हैं सर। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 20 मिलियन। 1 मिलियन किसने लिख दिया? किसी ने गुस्ताखी करी है सर। इसने ऐसी गुस्ताखी कर दी है? ओके 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 ओके। हाँ, लगभग लगभग सबको पता है। जिनको नहीं पता है, 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जो लोग 5 मिलियन 7 मिलियन लिख रहे हैं, 21 मिलियन से ज्यादा। 2 बिलियन लिखा है किसी ने। चलिए दूसरा सवाल पूछ देता हूं। बड़ा बिजनेस ने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अभी तक कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? कितने लोगों को पता है? अच्छा, हैंड्स डाउन कर दीजिए सालिन सर, जितने लोगों ने हाथ उठाया है ना अभी के लिए, हैंड डाउन कर दीजिए। क्षमा चाह रहा हूं, अभी हाथ नीचे रखिए आप लोग। बहरहाल सालिन सर, क्या लगता है, पता है सबको? हाँ बिल्कुल सर, अगर आप चैट बॉक्स पे देख पा रहे हो, दनादन 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 जवाब आए जा रहे अच्छा, हमसे ज्यादा तो आप सबको पता है यार, ये तो मतलब। हैं। अच्छा चलिए, एक और सवाल। अभी तक कितने लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाया है लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अटेंड करके? वो नंबर पता है क्या किसी को? लिख के बताइए चैट पे। अभी तक लगभग कितने लोगों ने लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करके अपने बिजनेस को बढ़ाया है? ये हम्म कठिन प्रश्न पूछ लिया सर आप। 1000 लिखा है किसी ने, 300 लिखा है किसी ने, 11 लिखा है किसी ने, 10 लिखा है किसी ने, अच्छा सॉरी 10,000 लिखा है किसी ने। हाँ हाँ हाँ, लिखिए फटाफट लिखिए, देखना चाहता हूं मैं। कई लोगों को पता है वैसे, हरकिरत सिंह जी देख रहे हैं आप? कई लोगों को पता है, लगभग 10,000 लोग, लगभग 10,000, एग्जैक्ट नंबर कुछ 9,500 या 9,400 के आसपास है, लोग लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करके अपने बिजनेस में फायदा उठा चुके हैं। अब आप सबसे एक सवाल है कि 10,000 लोग आपसे आगे कैसे निकल गए हरकिरत जी? 10,000 लोग कैसे आपसे आगे निकल गए, ये बताइए मुझे। कहां रह गए आप? इतना लेट क्यों कर दिया आपने? ओके ओके। 10,000 10,000 10,000, बिल्कुल ठीक बात है। बहरहाल अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आने वाले हैं और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हो, साइलेंस सर को पर्सनली भेज सकते हो, लेकिन सवाल डिटेल में लिख के भेजना है। डिटेल में बताना है बिजनेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मीटिंग के एंड में, कई सवाल तो हमने पहले ही फॉर्म भेज दिए थे, ले लिए हैं, पर मीटिंग के एंड में भी मैं आपके क्वेश्चंस लेने की राजेश जी कोशिश करूंगा। दिशांत जरीवाला जी को देख पा रहा हूं मैं, दो लोग एक साथ चेयर लगा के मीटिंग में आए हुए हैं वीडियो ऑन करके। मुकेश वालिया जी को देख पा रहा हूं मैं। अच्छा सर, इतने सारे लोग वीडियो पे कैसे आ गए? बिल्कुल सर, ये विवेक सर के प्रति प्यार है और आपके प्रति प्यार है लोगों का। सर मैं पेज बढ़ाते जा रहा हूं लेकिन लोग वीडियो पे ही दिख रहे हैं। पुनीत चावला जी की दाढ़ी देख के मुझे बड़ा क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सा फील हो गया सर। हमारी आती नहीं है, पुनीत चावला जी की जा नहीं रही है लगता है। अमेजिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग वीडियो पे हैं। दीपक सोनी जी, उठ के बैठ जाइए, क्या कर रहे हैं? उठ के बैठिए जल्दी से, डायरी पेन निकाल के। लेटे लेटे कोई ज्ञान अर्जित करता है क्या? हाँ प्रांशु सर, मुझे हाँ। लग रहा है कि अब इन ऑन लोगों को कर गुड दीजिए न्यूज जल्दी। दे देनी चाहिए। यस, तो डॉक्टर ऑन बिंद्रा हो गया सर। क्या? हाँ जी। यस सर। ओ ओके ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कोई भी समय हो दिन का, हमेशा बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। लेट्स एक्नॉलेज एवरीबॉडीज पार्टिसिपेशन। जोरदार गाइस, कम ऑन, जोरदार जोरदार, मेक सम नॉइज लाउडर। समय कुछ भी हो, हमेशा कहना चाहिए गुड मॉर्निंग। अब तक तो मैं बैक टू बैक प्रांशु सर आपके साथ 2 वेबिनार्स कर चुका हूं, पिछले महीने और उससे पिछले महीने। अब इस महीने एक और वेबिनार, क्योंकि मैंने आपके कई क्वेश्चंस के आंसर दिए लेकिन सवाल इतने ज्यादा थे कि 2 सेशंस भी कम पड़ गए।
जी। और एक कोच होकर आपको संकोच में छोड़ना, ये मेरी आदत नहीं है। आज आपके संकोच को ये कोच खत्म करने आया, इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। आज आपके बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे, कई नए सवाल आए हैं उनको भी से उनका उत्तर देकर के आपके बिजनेस को इवॉल्व करेंगे। आपकी सेल्स डिक्लाइन कर रही है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग है, जैसा अभी प्रांशु सर ने बोला, सवाल पूरा डिटेल में लिखिए। एक लाइन का सवाल मत लिखिए, स्टेशनरी के बारे में बता दीजिए, लोहे के बिजनेस के बारे में बता दीजिए, ऐसे मत लिखिए। सवाल डिटेल में लिखिए। पुअर मार्केटिंग आरओआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन चैलेंजेस आ रहे हैं, लो कस्टमर रिटेंशन है, या सप्लाई चेन डिसरप्शन है। मैं तैयार हूं आपके साथ में। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, खल्लास, दब्बू बिजनेस भी दबंग बनेगा। मैं केवल जो लीडरशिप फनल में आ चुके हैं जानते हैं, मैं केवल एग्जीक्यूशन में बिलीव करता हूं। मुझे कुछ पसंद नहीं, और अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है तो वो फ्रेमवर्क में नहीं आएगा। 52 हफ्ते का एक एक फ्रेमवर्क चुन चुन के एक एक हीरा है। हर हफ्ते एक हीरा आपको दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं लीडरशिप फनल 3 दिन का प्रोग्राम है। 3 दिन का प्रोग्राम नहीं है, एक एक हीरा देता हूं मैं आपको उसको। अब दिवाली भी आने वाली है, मतलब धंधे का टाइम आ रहा है, और लक्ष्य अगर आपकी लक्ष्मी है तो भैया तैयारी कर लो। वेस्ट एलिमिनेशन करो, वेस्ट एलिमिनेशन। कई नॉन प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, कई नॉन प्रोडक्टिव टेरिटरीज होंगी, कोई नॉन परफॉर्मिंग मैन पावर होगी, लीडरशिप होगी, कोई नॉन परफॉर्मिंग नॉन प्रोडक्टिव ज्योग्राफी होगी, कोई नॉन प्रोडक्टिव ऐसा आपके पास में एसकेयू होगा जो कि स्लो मूविंग है। अभी एक मेरा कस्टमर है प्रांशु सर, यस उसका सर। 6 करोड़ रुपए का स्लो मूविंग इन्वेंट्री फंसा हुआ था पिछले 1 साल से। जी। 6 करोड़ रुपए का स्लो मूविंग इन्वेंट्री फंसा हुआ था। क्वेश्चन लेता हूं अभी आपसे, मैं आपको जी। इनवाइट करूंगा। पहले मन कर रहा है उसका एग्जांपल देने को, क्योंकि आज का धन्यवाद करने के लिए फोन आया था। जी। उसके 6 करोड़ की इन्वेंट्री को हमने डिस्काउंट करा करके जबरदस्ती 5 करोड़ में बिकवा दिया। जी। तो उसके हाथ में कितने पैसे आए? 5 करोड़। बस यहां गलती। सब लोग यही सोचेंगे कि उसके हाथ में 5 करोड़ आए, ये गलती होगी। प्रांशु सर, एक्चुअली वो स्लो मूविंग प्रोडक्ट था, वो साल में एक बार घूमा। जी। साल में एक बार घूमा, 5 करोड़ पे कुछ मार्जिन बचा नहीं, बचा 6 की जगह 5 में बेच दिया। जी। लेकिन उस पैसे को हमने फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग में, उसको हमने फास्ट मूविंग में लगवा दिया 5 करोड़ को। जी। अब जिस प्रोडक्ट में लगवाया वो हर महीने घूमता है, और बोला इस पैसे को कहीं नहीं लगाना, खाली उस पर लगाना है। मैथमेटिक्स समझना भाई लोगों, धंधा सीखने आए हो, यहाँ पे बिजनेस सीखने आए हो, मैथमेटिक्स समझना, बहुत सीरियस आदमी हूं मैं। 5 करोड़ 5 करोड़ नहीं रहे, वो 60 करोड़ हो गए। कैसे? 12 बार वो 5 करोड़ घूमे, क्योंकि अब उसने जो पैसा लगाया वो नॉन मूविंग से निकाल करके स्लो मूविंग में नहीं लगाया, फास्टर मूविंग में नहीं लगाया, सुपर फास्ट मूविंग में लगाया, वो आइटम जो हर महीने रोटेट हो रही थी। जी। यानी कि वो 5 करोड़ को 12 बार रोटेट कर पाए। यानी कि लगा 5 करोड़, गया आया, गया आया, गया आया, फंसा तो 5 ही करोड़ ना। 5 करोड़ का माल गया, 5 करोड़ का आया, 5 करोड़ का गया, 5 करोड़ का आया। उस पे उसका मार्जिन था 10%। वो भाई का वो 5 करोड़ बन गया 60%, जिससे उसने 6 करोड़ रुपया कमाया, पिछला 5 करोड़ छुड़ाया, 6 करोड़ रुपए सीधा प्रॉफिट में डाला। अब वो 6 करोड़ जो उसको शुद्ध मुनाफा जो उसने पक्के में रखा अपना, जिसको उसने पैट में दिखाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखाया, वो 6 करोड़ बाजार उसको मल्टीपल दे रहा है 25 का, 20 का। यानी कि वो कितना हो गया? 120 करोड़। जी। यानी कि वो 5 करोड़ नहीं था, वो 120 करोड़ था। ये मैथमेटिक्स बिजनेस की बेसिक्स लोग नहीं समझ पाते हैं, खाली यूट्यूब में पूरी चीज नहीं समझ में आती है। यस। इसीलिए इन क्वेश्चन आंसर सेशन में आया करो, इन क्यूएनएज में आया करो, ताकि यहाँ पे आकर के आप अपने सवाल पूछो और डिटेल में आंसर लो। इसीलिए अगर आपका लक्ष्य श्रीमती लक्ष्मी देवी है तो तैयारी कर लो, वेस्ट हटाना है। ये मैंने आपको वेस्ट एलिमिनेशन का एग्जांपल दिया है। ऐसे सफाई करो बिजनेस में कि बिजनेस चमकने लग जाए। हम्म, ऐसे सफाई करो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये अगले 6 महीने के अंदर आपका टॉप लाइन पिछले 6 महीने को कवर अप करके आगे निकल जाए। अभी जब हम लोग मिलेंगे, इसमें से कई लोग आ रहे हैं जिन्होंने लीडरशिप फनल का बुकिंग भी किया हुआ है, तो मैं इसीलिए उनके लिए बता रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि वेबिनार नहीं, इसका नाम दूंगा विनिंग द वॉर। जी। वेबिनार एक होता है, वेबिनार एक होता है विनिंग द वॉर। हम विनिंग द वॉर करेंगे। क्यों रोनिका जैन जी, बात ठीक है कि नहीं है? राजा सौर्या जी, ठीक बात है कि नहीं? हाँ, मुनीन्द्र पटेल जी, ऋषि लोबानिया जी, ध्यान से सुनो। क्योंकि आज हम वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो आपके सक्सेस के रास्ते में कहीं रोड ब्लॉक्स बना करके खड़े हैं। और ये मत सोचिएगा ये प्रॉब्लम इसका है, उसका है, इसका है। हर आदमी को सोचना है ये मेरे लिए बोला गया है। जब पहली बार मैं भगवत गीता कथा भगवत गीता पे सुन रहा था, कथा एक बार 2005 में वृंदावन में ब्रज के अंदर, आज से 20 साल पहले, तो बड़े संत कथा सुना रहे थे। मैंने कहा भगवान ये तो भगवत गीता भगवान ने अर्जुन के लिए बोली है। तो उन्होंने कहा तुम्हें गीता कभी समझ नहीं आएगी। मैं पूछा कैसे? बोले जब तक तुम ये नहीं सोचोगे कि गीता तुम्हारे लिए बोली गई है, तब तक ये गीता का ज्ञान अंदर जाएगा नहीं।
तो हमेशा बिजनेसमैन को मैं यहाँ से क्या लेसन देना चाहूंगा कि यहाँ बैठ के ये मत सोचिए इसके सवाल का जवाब है, उसके सवाल का जवाब है। ये सोचिए कि मुझसे बात हो रही है और इसको मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो प्रांशु सर, समय नहीं बताते इससे ज़्यादा, एक के बाद एक सवाल लेते जाते हैं। ओवर टू यू। आज आपके पिटारे में क्या-क्या सवाल है, दागते जाइए और हम आपको उत्तर देते जाएँगे हाथ के हाथ हाई स्पीड पे। सर 5,400 सवाल आए थे मेरे पास। हुँ। 5,400 सवाल में से जो सबसे अच्छे लोगों ने सवाल पूछे थे वो सवाल मैं आपके पास लेके आया हूं। जो सबसे मुश्किल है तो हो सकता है आज आपके लिए भी मुश्किल हो जाए। हुँ। सबसे पहला सवाल पूछा है सर अभिजीत भारद्वाज जी ने, बहादुरगढ़ से हैं। इन्होंने हुँ। लिखा, नमस्ते सर, मेरा नाम अभिजीत है और मैं बहादुरगढ़ से हूं। वहां मेरी इंजेक्शन मोल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सर मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप बताते हैं कि कैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम हमारे आईपीओ की जर्नी में हेल्प कर सकता है। सर मेरा 15 करोड़ का रेवेन्यू है और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मैं भी आईपीओ में जाने के लिए एलिजिबल हूं। अगर हां तो इसका प्रोसेस क्या है, क्या इसमें आप और यह प्रोग्राम मेरी मदद कैसे कर सकता है, और जल्दी से जल्दी मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में कब और कैसे आ सकता हूं, और बहुत अगर बहुत ना है तो मुझे भी बताइए कि मैं आईपीओ एलिजिबल कैसे बन सकता हूं, क्योंकि अब मैं आपका हाथ पकड़ के ही चलना चाहता हूं। अभिजीत भारद्वाज जी सर। बहुत लंबा प्रश्न दे दिया यार। आप तो ठीक कह रहे थे कि मुश्किल आएगी। बहुत लंबा प्रश्न है, लेकिन इस मुश्किल को करते हैं अभी किल। 3-4 चीज़ें मैं समझ पाया हूँ। आप एक बार सवाल को अपने सामने फिर से रखिए प्रांशु सर। एक समझ पाया, ये शायद अभिजीत जी ने हाथ उठाया है। एक सवाल समझ पाया मैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग का बिज़नेस है इनका, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दूसरा मैं समझ पाया 15 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। तीसरा मैं समझ पाया कि इनका आईपीओ में इंटरेस्ट है, या आईपीओ की तरफ जाना चाहते हैं। चौथा इसीलिए लीडरशिप फनल के बारे में जानना भी चाह रहे थे। आईपीओ में एलिजिबल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या तैयारी करनी है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मैं समझा देता हूँ अभिजीत जी आपको। पहला, इंजेक्शन मोल्डिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें मैं समझता हूँ कि आपको प्रोडक्ट लाइन क्या है वो आपने बताई नहीं है मुझे। अगर प्रोडक्ट लाइन केवल प्लास्टिक की है, तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमेशा कम रहेगा, एवरेज बास्केट वैल्यू कम रहेगा। क्या आप मेटल में साथ में एंटर कर सकते हैं? क्योंकि अगर जो चीज़ ₹10 की बिकती है, अब की रिंग होता है ना, छल्ला छल्ला, वो ₹10 का बिकेगा, की रिंग, है ना? छल्ला होता है, समझते हो क्या? छल्ला बोलते हैं? की रिंग, वो ₹10 का ही बिकता है। की रिंग 250 का नहीं बिक सकता, 500 का नहीं बिक सकता। 10 की जगह 20 का बिक सकता है, 30 का बिक सकता है, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू छोटा है। अब कितना ही की रिंग बेच लो, कितना ही बेच लो, आप 10-20 करोड़ पे रह जाओगे रेवेन्यू में। 25-30 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू आप कर ही नहीं सकते। ये बात हीरो मोटोकॉर्प के, जो जबकि हीरो होंडा हुआ करती थी उससे पहले, बृजमोहन लाल मुंजाल ने सोची। हाँ, क्या सोची? कि पैडल ₹2 का, साइकिल ₹100 का, तो मैं पैडल क्यों बेचूं? पहले पैडल बेचते थे ना, अर्ली 1950s में, 60s में पैडल बेचते थे। बोले पैडल ₹2 का, साइकिल ₹100 का, मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू चेंज करता हूँ, ₹2 से ₹100 पे जाता हूँ। तो उन्होंने साइकिल असेंबल करनी शुरू करी। तो पहले तो इंजेक्शन मोल्डिंग के बिज़नेस में आप देखिए प्रोडक्ट लाइन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ताकि ये 15 करोड़ जो आप कर रहे हो, ये 45 करोड़ पे हम जल्दी पहुँच सकें। वो वाली प्रोडक्ट लाइन लेकर के आएँ, जिससे आप कस्टमर की वो बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व नहीं कर सकता। ये पहला पॉइंट है। अब आपके पहले 2 पॉइंट का आंसर कर दिया। तीसरा पॉइंट है कि आईपीओ की तैयारी। आईपीओ की तैयारी आप कर सकते हो एसएमई आईपीओ के लिए। अभी आपने मुझे पैट नहीं बताया अपना, प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। उम्मीद करता हूँ सारा काम आप पक्के में करते होंगे, कच्चा हेरा-फेरी कुछ नहीं करते होंगे। अगर आप उसको बुक्स में दिखाते हैं, तो बाज़ार आपको 20-25 का मल्टीपल देता है अगर आप ग्रोथ जर्नी दिखाते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आप लीडरशिप फंड प्रोग्राम में आ सकते हैं। हमारा एक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, चूँकि हमारा अपना एक $100 मिलियन का फंड है, तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स जो अच्छे बिज़नेस हैं, अच्छे फाउंडर्स हैं, उनके बिज़नेस में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनके साथ पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, उनके साथ उनकी इक्विटी भी लेते हैं और उनको ग्रोथ पाथवे लेके जाते हैं। आप आईपीओ पे जा सकते हैं, पर 15 करोड़ पे के रेवेन्यू पे अगर आपका पैट कोई लगभग 20% का, यानी कि 3 करोड़ के आसपास, या 10% का यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास है, मैं चाहूँगा इस पैट को कहीं आप 7-8 करोड़ के आसपास ले जाइए, उसको टारगेट रखिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप 6-7-8 करोड़ पे ले जाते हैं, तो वो ट्रैजेक्टरी हम अगले 24 से 30 से 36 महीने के अंदर बिल्ड कर सकते हैं, जिससे हम आपको आईपीओ पे लेके जाएँ। एसएमई आईपीओ आपके लिए अच्छा रूट रहेगा, क्योंकि वहाँ से आप मेन बोर्ड पे जा सकते हैं। एक तो आपको एक्सेस मिल जाएगा ग्रोथ कैपिटल का एसएमई आईपीओ में। क्यों बोलते हैं हम लीडरशिप फनल को योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ? क्योंकि ये एसएमई आईपीओ एक लोअर एंट्री बैरियर है मेन बोर्ड के मुकाबले। मेन बोर्ड में आपको 3 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 45 करोड़ चाहिए। 3 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 45 करोड़ का उन्हीं का होता है जो 500-700 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो, तो वहां तक रुकने की जरूरत नहीं है। अगर धीरू भाई अंबानी सोचते कि बड़ा होकर आईपीओ पे जाऊंगा, तो कभी बड़े नहीं हो पाते, आईपीओ पे जाकर के बड़े होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, ये चीज मेरे को मेरे एक गुरु ने समझाई मुंबई में। वो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एसएमई आईपीओ की स्थापना करी। सरकारी व्यक्ति हैं, है ना, लेकिन उन्होंने स्थापना करी, वॉज द फाउंडर। वो क्या बताया कि अगर इन्फोसिस के मालिक सोचते कि हम बड़ा होकर आईपीओ पे जाऊंगा, तो कभी बड़े नहीं होते, आईपीओ पे गए इसीलिए बड़े हो गए।
है ना। ये सब वो लोग थे जो आईपीओ पे गए टाइम से, इसलिए बड़े हो गए, क्योंकि एक तो आपका गवर्नेंस ठीक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कंपनी में, आप नियम कानून ठीक हो जाओगे, गल्ला छोड़ दोगे, कच्चे का काम बंद कर दोगे, और टैक्स एफिशिएंट फंड रेजिंग होगी। आपका जो पैसा आएगा, कैपिटल आएगा, उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगना, और दूसरा आपको इंटरेस्ट फ्री होगा क्योंकि आपको पैसा नहीं देना। और फिर अगला पॉइंट क्या है कि आपको कोई आकर के इन्वेस्टर आके तांडव नहीं करेगा। रिटेल इन्वेस्टर है, अगर आप नहीं भी परफॉर्म कर पाए तो कोई सर पे नाचेगा नहीं। जैसे अगर आपने बैंक से लोन ले लिया तो वो सर पे नाचेगा। कर्जा तो देखो 26 जनवरी को भी चलना है, आने वाली 2 अक्टूबर को भी चलना है, 15 अगस्त जो बीत गए उस पर भी चलना है। कर्जा 24 घंटे चलता है, रात को भी चलता है, संडे को भी चलता है, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे को भी चलता है, कर्जे की छुट्टी नहीं होती कोई भी। लेकिन जब आप कैपिटल मार्केट से जाके पैसा लेकर के आते हो तो वो क्या होता है, वो उसकी उस पर आपको वापस देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है वो ये है कि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। आप अपना बिजनेस ग्रो करते रहिए। कभी कोई ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ गया जिसको बोलते हैं ब्लैक स्वॉन थ्योरी। ब्लैक स्वॉन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज आ गई जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, जैसे कि कोविड मान लो। कोविड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, जिसको बोलते हैं ब्लैक स्वॉन। अगर ऐसा हो भी गया और अगर आप नुकसान में आ भी गए तो कैपिटल मार्केट से लिए हुए पैसे पे आगे सर पे कोई तांडव नहीं करता, क्योंकि ना तो ये प्राइवेट इक्विटी है, ना ये वेंचर कैपिटल है, ना ये बैंक से लिया हुआ लोन है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर आया है जो कि आपके साथ में है। अगर उसको आप पसंद नहीं आए तो आप अपनी छोटी सी हिस्सेदारी बेच के सुबह निकल जाएगा, सेल का बटन दबाएगा और निकल जाएगा। और उसको दिखाई पड़ा कि भैया ये तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, रुखसर है या ओमत्रा है या सीमा है या संजय पवार है या मनोज चौहान है या हर्ष सोनी है या रोनिका जैन है, अरे जैन है तो भैया, जैन तो जबरदस्त काम करते हैं, जैन तो प्याज नहीं खाते ब्याज खाते हैं, बहुत तेज होते हैं, इनके साथ लगे रहो भाई, लगे रहो लगे रहो, आगे बढ़ता रहेगा आपके साथ में, है कि नहीं। तो एक तो कस्टमर्स के साथ क्रेडिबिलिटी आपकी आ जाती है, क्योंकि कस्टमर भी देखता है आप लिस्टेड कंपनी हो। सप्लायर पे क्रेडिबिलिटी आती है, सप्लायर आपको माल जल्दी सप्लाई करना चाहता है क्योंकि उसको पता है क्रेडिबिलिटी आ रही, लिस्टेड कंपनी है आईपीओ में। लेंडर बाद में आगे चल के बैंक से लोन लेने की जरूरत भी पड़ेगी, बाजू वाले को 15%, 14%, 12% पे मिलेगा, तो आपको 11%, 10%, 9% पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। तो आपको डेट और क्रेडिट बेटर टर्म्स में मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इतना ही नहीं, अब अगर आपको कोई लीडर हायर करना है, किसी बड़े कॉर्पोरेट से, किसी बड़ी कंपनी से कोई लीडर हायर करना है, उसकी तनख्वाह ऑलरेडी इस समय लेट्स से 10 लाख रुपए महीना है, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए साल का। तो आप उसको 7 लाख रुपए या 6 लाख रुपए महीने पे ला सकते हो और साथ में अपनी थोड़ी शेयर होल्डिंग दे सकते हो। बोलो तुम मेरा पार्टनर बन गया है, छोटी सी आपने 2% की, 1% की, 5% की, आधा परसेंट की हिस्सेदारी दे दी उसको। उसको पता है कंपनी लिस्टेड है, मैं आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं बढ़ाऊंगा तो शेयर मेरे भी काम का नहीं है, आगे बढ़ाऊंगा तो मेरी भी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं बढ़ाऊंगा तो कागज का टुकड़ा है, मेरे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो वो अब आपका पार्टनर बनना चाहता है। अब आप मेन बोर्ड पे भी जा सकते हो 2 साल के बाद, आपको माइग्रेशन ऑटोमेटिकली कर सकते हो। प्रांशु सर मुझे नहीं पता कितना लंबा आंसर देना है, मैं देते जा रहा हूँ, मुझसे सवाल पूछते हो तो मैं उत्तर देता हूँ और बड़ी गहराइयों के साथ उत्तर देता हूँ। आपका ना जो फंड रेजिंग साइकिल है वो फास्टर होता है मेन बोर्ड के मुकाबले एसएमई आईपीओ पे। और सेक्टर स्पेसिफिक क्रेडिबल नीश इंडस्ट्री के जो इन्वेस्टर हैं वो तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी फास्टर लिक्विडिटी है। आपका रिस्क जो है वो भी अलग अलग इन्वेस्टर्स में सारा स्प्रेड हो जाएगा, एक जगह पे रिस्क नहीं है। इसलिए प्राइवेट इक्विटी का जो रिस्क होता है उसी के कारण कैफे कॉफी डे के मालिक ने, उसके फाउंडर ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी का ऊपर से प्रेशर बहुत था। एक बड़े आदमी से पैसा ले लिया, उसका इतना प्रेशर इतना प्रेशर। अब आपने एक बड़े आदमी से आपने 100 करोड़ रुपए ले लिया, या आपने 10 करोड़ लोगों से आपने 10-10 रुपए ले लिया, दोनों में बहुत फर्क हो गया ना। या 1 करोड़ लोगों से 100-100 रुपए ले लिया, या एक आदमी से 100 करोड़ रुपए ले लिया, दोनों में बहुत फर्क है। तो वो जब आपका रिस्क स्प्रेड होता है तो आपको आपके पास में जो स्ट्रेस है वो भी स्प्रेड हो जाता है। और फिर अगर आपको पर्सनल जरूरत पड़ती है तो आप सेकेंडरी ऑफरिंग भी निकाल सकते हो, है ना, आप अपने लिए भी, और दोबारा फुल रीलिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, कुछ सामान खरीद रहे हो, कुछ सप्लायर के साथ टर्म्स हैं, आप अच्छे, क्योंकि आप एक रिकग्नाइज्ड आदमी हो। अच्छा, पीआर आपकी अपने आप होती रहती है, क्योंकि टीवी न्यूज़ चैनल, आप लिस्टेड कंपनी आपके बारे में बात करते हैं। पहले आपको पैसा देना पड़ता था कि टीवी आपके बारे में बात करे, अब टीवी वाले, अखबार वाले आपके फ्री में बात कर रहे होंगे, सब लोग आपके बारे में फ्री में बात कर रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस भी करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर आपको करना है, आप अफ्रीका में, साउथ एशिया के अंदर, या आप समझो साउथ अमेरिका के अंदर, या नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, भूटान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, मालदीव के अंदर, आपको दुबई के अंदर, तो लोग आपके साथ आपको जल्दी प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो आपकी कंपनी को, आपकी परफॉर्मेंस को पब्लिक में देख रहे होंगे, अरे तो लिस्टेड कंपनी है भैया। तो बहुत आसानी से आप एक्सपोर्ट्स के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आ सकते हो। तो बहुत फायदे हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल के लिए अभिजीत, आप बहादुरगढ़ से आए हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग का काम करते हैं, 15 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, 45 करोड़ तक पहुंचने की कोशिश करिए, 3 गुना जाइए, अगले 30 महीने की जर्नी बनाइए। 30 महीने की जर्नी के अंदर कोशिश करिए कि 45 करोड़ के अंदर 7 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकालना है। 7 करोड़ का 8 करोड़ का प्रॉफिट निकालना है, 20 का मल्टीपल मिला, 250 करोड़ की कंपनी होगी पहले राउंड पे, और दूसरे राउंड पे जाते जाते 500-700 करोड़ की कंपनी
कंपनियां बन सकते हो। और वो आप आज 15 करोड़ से 700 करोड़ की जर्नी देखनी है, टोटल 48 महीने से लेकर के 60 महीने के अंदर ये जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और हो सकता है आप 1000 करोड़ टच कर जाएं अगर एज ए फाउंडर आप मजबूत आदमी हैं। और हमारा काम यही है, हम मोटिवेशन स्पीकर लोग हमारे को बोलते हैं कभी कभी, और हम भी अपने आप को बोलते हैं कि वो ठीक है बाकी जनता के लिए है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके लिए मैं सीधा सीधा बिजनेस की बात करता हूँ। प्रांशु सर, मुझे लगता है मैंने काफी लंबा आंसर दिया, प्रश्न आपके पास बहुत सारे होंगे, तो इसलिए आपकी तरफ आता हूँ। आपका गोरा सा मुस्कुराता सा चेहरा, खूबसूरत सा चमकता सा चेहरा, ये रोशनी जो है आपके ज्ञान की कांति है, मुझे लगता है कोई और कांति नहीं है। ओवर टू यू प्रांशु सर। यार, जिस तरीके से सूरज की रोशनी से चांद चमकता है ना, मैं वैसे ही चमक रहा हूँ, आप सामने बैठे हो इसलिए। बहरहाल, बहुत सॉलिड जवाब था सर। मुझे तो ऐसा लगा कि सब छोड़ ओढ़ के लिखना शुरू कर दूं अभी कभी डायरी में मैं जवाब सारे। बहरहाल सर, अगला सवाल परेश पटेल जी ने पूछा है। परेश अरे पटेल जी। हरकीरत सिंह भी आए यहाँ पे। जी। हरकीरत से तो मैं मिल चुका हूँ पहले। है हरकीरत, अनम्यूट करो जरा, इससे तो मैं मिल चुका हूँ पहले। कहाँ मिला हूं मैं? नाम बड़ा प्यारा है इसका यार, कहीं मिला हूं मैं हरकीरत से? रुको एक बारी प्रांशु सर, मुस्कुरा रहे हैं। हरकीरत खोलोगे आप? अनम्यूट कर सकते हो उनको? नहीं। हरकीरत जी जी कहाँ मिले थे हम? सर, मैं अभी दिल्ली में आया था आपके प्रोग्राम में, एलएफपी में। आप आ चुके हो लीडरशिप फनल में? जी सर, मैं इसी मंथ आके गया हूँ, सितंबर में। तो क्वेश्चन आंसर के मजे लेने आए हो? नहीं सर, मेरे दिमाग में आज क्वेश्चन आया है एक, तो मेरे को दिक्कत हुई तो मैंने कहा चलो आप मौका मिला है आज पूछते हैं। अरे क्या सुंदर लग रहे हो हरकीरत भाई, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं आपका चेहरा देख के पहचान गया, आप उस हॉल के अंदर पीछे की तरफ बाईं साइड पे बैठे थे, मेरे हाथ पे अगर मैं जी सर, सामने देख रहा हूँ तो बाईं एग्जैक्टली। तरफ पीछे बैठे हुए थे आप। जी सर, आपने हैंडशेक भी किया था मेरे से। और मुझे आपकी शायद सिस्टर भी आई थी। नहीं, वो मेरी फ्रेंड थी। वो आपके फ्रेंड थे, अच्छा ठीक है, क्षमा चाहता हूँ। ओके। हरकीरत जी, पहले मुझे ये एक लाइन में बता दो, आपको लीडरशिप फनल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मतलब, अगर मैं कहूँ तो जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना सज्जन दोस्त मित्र, मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि मतलब मेरे लिए वो 110% बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद आने के, मैं जब से अपने वो बिजनेस में आइडियाज लगा रहा हूँ, और इनफैक्ट मैं अपने दोस्तों को भी दे रहा हूँ जो मेरे साथ, जो मेरे से पूछते हैं कि कैसा था प्रोग्राम, और मैंने सबको रिकमेंड करा, एंड सच सच में सबने वो फॉलो भी कर रहे हैं और सच में ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हैं थैंक यू वेरी मच, और बढ़ाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरकीरत जी क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली बात ये है कि मैं रियल एस्टेट में हूँ। हम्म। एंड अभी राइट नाउ मैं, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, एंड उसमें सर मेरे को दिक्कत ये है कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग का ही मेरे को दिक्कत है कि अगर मैं जाता हूँ सर सारा प्रोजेक्ट सेल आउट में, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट है सर, आपको एक लिटिल एग्जांपल दे दूं, जैसे प्लाजा नहीं होते जो आजकल चल रहे हैं, जिसमें शॉपिंग हो गया, फूड कोर्ट हो गए, क्यूएसआर हो गए, वो वाला सीन। सो उसमें सर ये ऐसा है कि अगर मैं वो सारा प्लाजा खुद बिल्डअप करता हूँ, उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी अच्छी खासी जाएगी, आपको भी पता है। और पर उसमें मेरे को जो रेंटल इनकम है वो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, अगर मैं रेंटल इनकम की तरफ देखूँ। अगर सर मैं उसको सारे को सेल आउट करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं मेरे पास बहुत है, क्योंकि मेरा लोकेशन चंडीगढ़ के पास है, तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स वहाँ बैठे हैं। तो अगर मैं उसको सारे को सेल आउट करता हूँ तो मेरे पास मेरे सारी टर्नओवर अच्छी होगी, और मैं नए प्रोजेक्ट की तरफ भी जल्दी जा सकता हूँ। तो सर मैं मेरे वही कंफ्यूज हूँ कि मेरे को खुद रेंटल इनकम पे फोकस करना चाहिए कि दो मेरे चीजों पर को डिपेंड ग्रोथ की करता तरफ। है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। अभी करंट कैश फ्लो कैसा है आपका? अगर करंट सर कैश फ्लो और कैपिटल अगर आपके पास में बहुत अच्छी है, तो आप रेंटल जी। लॉन्ग टेल इनकम की तरफ तैयारी करिए। नहीं तो पहले फटाफट क्या करिए, एक फाउंडेशन को याद रखिएगा जिसमें 3 हिस्से हैं। ठीक है हरकिरत जी? जी। पहला हिस्सा है डिलीवरी। ओके। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइम से होनी चाहिए। जी सर। दूसरा हिस्सा है टाइम से आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए। और तीसरा है कि टाइम से हो सके तो पहले प्रोजेक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। आप समझ गए? जब प्रोजेक्ट की डिलीवरी होगी तो ब्रोकर्स का नेटवर्क, इन्वेस्टर्स का नेटवर्क हमेशा आपके पास रहेगा। जी सर। और इस समय इन्वेस्टर बनने की कोशिश ना करें कि मेरे को रेंटल इनकम खानी है, अभी ग्रोथ पे फोकस करिए। ओके। अभी मुझे पता है आपने शायद थोड़े दिन पहले ही शुरू किया, कुछ साल के अंदर अंदर ही शुरू किया बिजनेस अपना। आप कोर जी जी बिजनेस के सर। अंदर अभी आए हैं। तो अभी ना इतना लेड बैक रेंटल इनकम के एटीट्यूड की तरफ मत जाइए। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, आकाश इंस्टीट्यूट का एक ही फोकस था। या हरकीरत जी को नहीं आंसर दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट का एक ही फोकस था कि बच्चे का रैंक आना चाहिए, नंबर आना चाहिए,
रैंक आएगा, वही बच्चा मेरी एडवर्टीजमेंट करेगा, वही बच्चा मेरा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, वही बच्चा मेरा लॉयल कस्टमर बनेगा, वही बच्चा मेरे को 100 बच्चे और ला करके देगा। आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए, वही इन्वेस्टर दोबारा आकर के इन्वेस्ट करेगा, वही ब्रोकर नया कस्टमर ला के देगा, वही कस्टमर नए 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 बहुत सारे कस्टमर ला के देगा। इसलिए 3 जी बातों का सर। ध्यान रखना है जो मैंने बताया आपको, है ना? आप डिलीवरी पे ध्यान दो और आगे नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाओ। लोकेशन अच्छी होगी, टाइमली डिलीवरी होगी, ट्रस्ट आएगा। उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टाइम, स्कोप और कॉस्ट। टाइम, स्कोप, कॉस्ट, ये 3 चीज़ों का आपका जो है कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपका जब टाइम ज़्यादा लग जाता है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। जी कॉस्ट सर। घटा देते हो तो स्कोप जो स्पेसिफिकेशन बताते हैं कस्टमर को वो घट जाता है। स्कोप जी घटा सर। देते हो, है ना? तो टाइम तो बच जाएगा आपका, लेकिन फिर वो वैल्यू नहीं आएगी। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना बिल्कुल। बहुत जरूरी है, टाइम गोल, स्कोप गोल, कॉस्ट गोल। स्कोप मतलब अंदर फीचर्स क्या क्या है, और कॉस्ट मतलब आपको कितने रुपए के अंदर बनाना है प्रोजेक्ट, टाइम मतलब कितने दिन के अंदर बनाना है। जब ये 3 चीज पैरेलल चलेंगी तो आपको फायदा होगा पूरा। हरकिरत जी धन्यवाद। अब हम चलते हैं, ये आपका सवाल बीच में आ गया, अच्छा लगा हमारे को मिल करके। प्रांशु सर सीक्वेंस में सवाल ले रहे हैं, आप उनको और चैट बॉक्स में सवाल भेज सकते हैं बार बार। जिसके भी सवाल है ऐसे ही डिटेल में भेजिए जैसे हरकिरत जी ने बोला। ओवर टू यू प्रांशु सर। थैंक यू सर। हरकिरत जी, फ्रेमवर्क जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। कर आगे रहे हो, चलते फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कर रहे हो ना हरकिरत जी? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी प्रांशु सर। परेश पटेल जी ने पूछा है सर, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। लिखा है, नमस्ते सर, मेरा नाम परेश पटेल है और मैं सूरत में साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। सर मेरे बिजनेस में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मार्केट में रोज नए नए डिजाइन और सस्ते दामों के साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। ग्राहक बार बार प्राइस कम करने की डिमांड करते हैं क्योंकि सूरत में साड़ी का भाव 45 रुपए से शुरू हो जाता है। यहां कंपटीशन अलग ही लेवल का चल रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी हुई कंपटीशन में अपने बिजनेस को कैसे बचाऊं। ग्रोथ तो अभी बहुत दूर की बात है, बचाऊं कैसे पूछ रहे हैं। या फिर क्या सिर्फ प्राइस कम करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है? आपके लीडरशिप फनल प्रोग्राम में अगर इसका सॉल्यूशन मिल जावे तो मैं जरूर आ जाऊं। ये हाँ, गुजराती छे, हाँ गुजराती। जी। हाँ, पटेल, हाँ गुजराती, क्योंकि सूरत में साड़ी हाँ सस्ती बनती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। और સરસ છે, વેરી ગુડ। હા, જીવનમાં કંઈક મોટું કરવું છે। पहला रूल बड़ा सिंपल है भाई। अगर आप वही माल बेचोगे जो सारे बेच रहे थे तो कस्टमर के पास होंगी 2 चीजें, एक आपके खिलाफ बहुत सारी ऑप्शंस, दूसरा आपके खिलाफ बहुत सारा ऑब्जेक्शन। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, अगर आप वही माल बेचते रहे जो सारे के सारे बेच रहे हैं तो कस्टमर के पास होंगी आपके साथ बहुत सारी ऑप्शंस। मैं रामलाल से ले लूं, श्यामलाल से ले लूं, घनश्याम लाल से ले लूं, चमन लाल से ले लूं, छगन लाल से ले लूं, मगन लाल से ले लूं, आपसे क्यों लूं? हाँ, तो पहली चीज उसके पास होंगी ऑप्शंस, और दूसरा उसके पास होगा ढेर सारा ऑब्जेक्शन। तो पहला चीज आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को हमेशा अडॉप्शन करके अर्ली अडॉप्शन पे मूव करना है। जैसे जैसे ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो कपड़ों में डिजाइन बहुत तेज चेंज होता है, इसलिए फास्ट मूविंग ट्रेंड को लगातार मॉनिटर करना है आपको। सारे के सारे जितने भी एग्जीबिशन होते हैं उन एग्जीबिशन में जाइए और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट को मॉनिटर करिए। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जो है उसमें अगर मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, अगर उसमें वेलोसिटी तेज है और मार्जिन थोड़ा कम भी है तो दोनों का मल्टीप्लायर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं पता नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, मेरी स्पीड बहुत तेज है। फिर से बता देता हूँ, कुछ लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिख लीजिए, पूरा फायदा उठा लीजिए, पैसे नहीं लग रहे आपके। बिजनेस इज इक्वल टू मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का मतलब है कि मैंने 100 रुपए का आइटम 200 रुपए में बेच दिया लेकिन साल में एक ही बार बेचा, तो क्या है? कुछ नहीं, तू तो घोरज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहा है, नॉनसेंस, शट अप। हाँ, अगर मार्जिन अच्छा है, वेलोसिटी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मार्जिन नेगेटिव है, अभी अभी के भी धंधा बंद कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा देर तक धंधा करेगा उतना ज्यादा बुरी मौत होगी तेरी। तो इसलिए जब भी मल्टीप्लायर होना चाहिए, मार्जिन का भी होना चाहिए, और वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी कि स्पीड टू मार्केट, यानी कि कितना तेज माल घूमता है, कितना तेज बिकता है, ये 2 चीजों का वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। सो मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होना चाहिए। अब आते हैं वापस आपके सवाल के थोड़े और कोर की तरफ चलते हैं। आपने यहाँ कंपटीशन की बात करी, मैंने बात करी प्रोडक्ट की, मैंने कंपटीशन की अभी तक बात करी नहीं है। आप चाहोगे तो मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले प्रोडक्ट ठीक होगा और आपने कस्टमर सेंट्रिसिटी ला दिया तो बीच में जो चैनल है ना वो कभी तंग नहीं कर सकता आपको। तो प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो कस्टमर की वो बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करे जो कस्टमर अपने आप आपके बिना सॉल्व ना कर पाए। अब बेचारे एक ने क्या किया था, औरतों की साड़ी के अंदर पॉकेट डाली थी जब पहली बार। अब पॉकेट डालने में उसकी कॉस्ट कुछ नहीं आई, 15 रुपए फालतू लगे थे उसकी पॉकेट डालने पे, पर पॉकेट डालने के कारण उसकी एक एक साड़ी पे 15 रुपए का उसको 30-30 गुने का मल्टीपल मिला था। यानी कि कहने का अर्थ समझ रहे हैं मेरी बात को,
यानी कि उसके 15 रुपए नहीं थे, 500 रुपए फालतू मिल रहा था उसको बाजार में। वो पॉकेट वाली साड़ी उसने पहली बार नहीं बनाई, उसने वो बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करी जो किसी और ने सॉल्व नहीं करी, तो कस्टमर उसके बिना अपने आप कर नहीं पा रहा। तो इसलिए कस्टमर के पास ना है ऑप्शन, अब कस्टमर के पास ना है ऑब्जेक्शन। क्यों? क्योंकि आपने वो बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करी जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व कर नहीं सकता। भाई देखो प्रांशु सर, मेरी स्पीड बहुत तेज है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, आप अपने सारे व्यूअर्स को बता दो, नोट्स बना ले साथ के साथ में, क्योंकि इतनी तेज मेरा एक 47 56 में बिलीव नहीं करता है कि नहीं है। मैं जब मेरा मुद्दा बड़ा सिंपल है कि आपको उतनी कम टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे दूं। अब क्योंकि आपने बार बार कंपटीशन 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 इतनी बार बोल दिया, तो एक काम कर लो, 9 चीजें लिख लो जो मैं आपको बता रहा हूं। 9 चीजें। पहले तो आपका राइट कंपटीशन कौन है, आपकी राइट मार्केट कौन है, उसको पहचानो, उस कंपटीशन का नाम लिखो। दूसरा, वो क्या माल बेच रहे हैं, उनका कौन सा वाला माल तेज बिक रहा है, कौन सा माल तेज बिक रहा है, क्या बेच रहे हैं, नहीं क्षमा चाहता हूं, कौन सा माल तेज बिक रहा है, उसको नोट करो। कैसे नोट करोगे? आपके कंपटीशन के रिटेलर से पता करो, आपके कंपटीशन के होलसेलर से पता करो, आपके कंपटीशन के एजेंट से पता करो। आड़ती बोलते हैं इसको साड़ी के धंधे में, आड़ती। जो आड़ती होता है वो जाकर के माल बेच करके आता है, आपको आड़त जो करता है वो आपको पैसा एडवांस में देता है और बाजार में जाकर बेच के आता है। तीसरी चीज, आपका कंपटीशन जो सबसे अच्छे वाला है उसकी सेल्स टैक्टिक्स क्या है, वो फटाफट नोट करना शुरू करो। कैसे नोट करोगे? फिर से उसके कस्टमर, उसके कस्टमर के कस्टमर, उसके कस्टमर के कस्टमर तक जाओ। यानी कि जिसने साड़ी बनाई उसका कस्टमर कौन है? आड़ती, आड़ती का कस्टमर एजेंट, एजेंट का कस्टमर होलसेलर, होलसेलर का कस्टमर रिटेलर। इनकी वैल्यू चेन को पकड़ो और जाकर के पता लगाओ कि इनकी सेल्स की टैक्टिक क्या है। चौथा, इनके रेवेन्यूज किस चीज में अच्छे आ रहे हैं, किस चीज में रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं। एक तो होता है कौन सा हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, और एक है कौन सा हाई मार्जिन हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट है। देखो पता है क्या, एलवी इंटू एल, बहुत एलवी इंटू एलपी हो गया तो गेम ओवर। लो वॉल्यूम इंटू लो प्रॉफिट हो गया तो गेम ओवर। फिर से सुनो, एलवी इंटू एलपी हो गया तो गेम ओवर, लो वॉल्यूम इंटू लो प्रॉफिट हो गया तो गेम ओवर। अपने को क्या चाहिए? एचबी इंटू एचपी, हाई वॉल्यूम इंटू हाई प्रॉफिट चाहिए। अब वो वाला फॉर्मूला के लिए आपको चेक करना है कि इनका हाई वॉल्यूम हाई प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट कौन सा है, उसको पहले ढूंढो। अब पांचवा पॉइंट, देखो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो स्कीम्स और प्राइसेस क्या लेकर के आता है, किस टाइम पे अपनी स्कीम्स प्राइसेस चेंज करता है, कैसे अपने मंथ एंड क्वार्टर एंड और ईयर एंड के टारगेट्स को रेवेन्यूज को अचीव करता है, कैसे अपना ग्रोथ निकाल के ला रहा है, उसकी कौन सी स्कीम काम करती है, कौन सी उसको ब्लीड कराती है और कौन सी उसको लीड कराती है। फिर से सुनो, उसकी कौन सी स्कीम प्राइसिंग पोजीशनिंग उसको ब्लीड कराती है मतलब खून निकाल देती है, मतलब लॉस करा देती है। कौन सी उसको लीड कराती है मतलब मार्जिन और ग्रोथ और एक्सपेंशन देती है। वो थोड़ा चेक करो। कितनी बताई? 5 अभी तक, अभी छठी सुन लो। आपके कंपटीशन के साथ में कस्टमर का एंगेजमेंट का लेवल क्या है, कस्टमर सोशल मीडिया पे उनके बारे में क्या लिख रहे हैं। ये मेरा छठा और सातवां पॉइंट इकट्ठे ही बता रहा हूं। यानी कि सोशल मीडिया पे जाकर के उनकी प्रेजेंस चेक करो, उनकी रेटिंग चेक करो, उनके रिव्यू चेक करो, लोग उनके बारे में क्या लिख रहे हैं वो चेक करो, उनका एंगेजमेंट का लेवल चेक करो। कस्टमर उनसे रिपीट ले रहे हैं या कस्टमर वन टाइम बायर है, कस्टमर उनका बायर है कि कस्टमर उनका बार्गेनर है। इतना बढ़िया बोलता हूं, मेरे को यार थोड़ा धीरे ही बोलना चाहिए, पता नहीं मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल देता हूं। कस्टमर उनका बायर है या बार्गेनर है, ये पता लगाओ फटाफट से। उसके बाद ये तो मैं फ्री में दे रहा हूं आपको, अभी आप आ जाओ एक बार लीडरशिप फर्म में ना, धुआं निकाल देंगे। मतलब इतना तेज चलते हैं, मजा आता है, आदमी को हिल नहीं पाता है, आदमी ऐसा बैठता है पूरा प्रोग्राम के अंदर। जिंदगी में कभी 10-10 घंटा 12-12 घंटा कुर्सी पे बैठ के अटेंड नहीं किया होगा, ये मैं वचन दे रहा हूं, पहली बार अटेंड करेंगे आप, जब आप कहेंगे भाई साहब अपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है जी। अभी मैं कोई एक फोन खरीदा, बड़ा महंगा फोन था, मैं सोच रहा था यार फोन पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतना, क्या डेप्रिशिएटिंग एसेट है कि नहीं है, तो मैं सस्ते के लिए प्लान किया। लेकिन क्या है, अभी वो मेरी एक जरूरत थी, मैंने पूरी कर ली। पर मैं अमूमन क्या सोचता हूँ, जब मैंने फोन लिया तो मैंने बात सोची यार इसमें सबसे अच्छी बैटरी है, सबसे बढ़िया बैटरी है। लेकिन 2,000 रुपये का फोन लो या 2 लाख रुपए का फोन लो, ज्यादा चार्जिंग की जरूरत 2 लाख रुपए वाले को पड़ती है। 2,000 रुपए वाले को ज्यादा चार्ज नहीं करना, वो 5 दिन चल जाता है। 2,000 रुपए वाला फोन कहाँ कहाँ, मतलब एक बार चार्ज किया 5 दिन चलता रहा, उसमें कोई फीचर ही नहीं है, उसकी बैटरी नहीं खत्म हो रही है। लेकिन जो 2 लाख वाला है उसमें बहुत फीचर है भैया, बहुत ज्यादा, तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म होती है। इसीलिए क्या है प्रेम शंकर शर्मा जी, चार्जिंग की जरूरत ज्यादा आपको है कि नहीं है। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा यहाँ पे चार्जिंग की जरूरत है। फिर आपने, मैंने बताया आपको, ये छठा सातवां पॉइंट बता दिया मैंने आपको। अब उसका देखो प्रमोशनल कंटेंट में ऐसा क्या लिख रहा है जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है जिसकी बात चल रही है, ऐसा लिखता क्या है प्रमोशनल कंटेंट में। यानी कि उसके एम्प्लॉयज की वर्दी पे क्या लिखा हुआ है, उसके लेटर हेड पे क्या लिखा है, उसकी वेबसाइट पे क्या लिखा है, उसके फेसबुक यूट्यूब पेज इंस्टाग्राम पेज पे क्या लिखा हुआ है, उसके पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके बाहर होर्डिंग पे क्या लिखा हुआ है, उसकी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, उसके लैंडिंग पेज पे क्या लिखा हुआ है, वो अंदर बाहर शटर के ऊपर क्या लिखता है, जिस तरह से वो अपना डिस्प्ले करता है शेल्फ उस पर क्या लिखता है। तो यानी कि उसका उसका कम्युनिकेशन क्या है, उसके कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, उसके कम्युनिकेशन में बोलना क्या चाहता है, कैसे लोगों के दिमाग में छा जाता है, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो उसका स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, फाइनली ये 9वां पॉइंट, इनको एनालाइज करो। रियल सोल्यूशन कहां पे आएगा? अब सुनो, रियल सोल्यूशन है कंपटीशन जो सबसे बड़ा है, कंपटीशन जो सबसे बड़ा है वो जो इनोवेशन करके सबसे बड़ा बना है, उस इनोवेशन में अगर आप इंप्रोवाइजेशन लेके आए तो आप कंपटीशन से बड़े कंपटीशन बन जाए। सुनो यार, इतना क्या कमाल की बात बोली है। रोनिका जैन, कितनी कोशिश कर लो लिख नहीं पाओगे इतनी स्पीड पर, फटाफट ट्राई करो फिर से। सुनो राजा सौर्या जी, मनोज चौहान जी, ध्यान से सुनो।
इम्प्रोवाइजेशन इन इनोवेशन ऑफ कंपटीशन कैन किल द कंपटीशन। 3 बार ही बोल देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सिंसियर लोग हैं यहाँ पे। इम्प्रोवाइजेशन इन इनोवेशन ऑफ कंपटीशन कैन किल माय कंपटीशन। जो भी कंपटीशन है उसकी कोई ना कोई कमी होगी, उसको इंप्रूव कर दूं अगर मैं। इम्प्रोवाइजेशन ऑन इनोवेशन ऑफ माय कंपटीशन कैन मेक मी बिगर देन माय कंपटीशन। है कि नहीं है? ये कैसे मिलेगा आपको? आप क्या करो, कॉम्पिटिटर की ऐप पे चले जाओ, फेसबुक पेज पे चले जाओ या उनके गूगल मैप पे चले जाओ, वहां पे रिव्यू लिखे होंगे लोगों ने। वहां पे जो रिव्यू लिखे हुए लोगों ने, जो उसमें जो 1 स्टार के रिव्यू है ना, वहां पे कंपटीशन को इंप्रूव करना था, वो आप इंप्रूव कर लो, बाकी चीज कॉपी मार लो। यानी कि जो वो था वहां तो आप पहुंच ही गए, उसके 1 स्टार वाले एरिया को आपने इंप्रूव कर दिया तो आप उससे आगे निकल गए। हो गया ना गेम ओवर सामने वाले का। मुश्किल नहीं है, ये पकड़ सकते हैं, इसको डुएबल है। मेरे को खाली एग्जीक्यूशन पसंद है, इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं है, एग्जीक्यूशन पसंद है। फिर से बोलता हूँ क्योंकि लिखने की आप कोशिश कर रहे थे तो 2 बार और रिपीट कर रहा हूँ, धीरे धीरे लिखो। इम्प्रोवाइजेशन इन इनोवेशन ऑफ कॉम्पिटिशन, इम्प्रोवाइजेशन इन इनोवेशन ऑफ कॉम्पिटिशन कैन किल द कॉम्पिटिशन। फिर बोलता हूं मैं क्योंकि पूरा नहीं लिख पाए थे, आप लिख रहे थे, और जिसने अभी भी नहीं लिखा है वो अब शुरू कर दो लिखना भैया। इम्प्रोवाइजेशन इन इनोवेशन ऑफ कॉम्पिटिशन कैन किल द कॉम्पिटिशन। ये बेचारे कंपटीशन कंपटीशन कर रहे थे सूरत के साड़ी वाले, सबसे बढ़िया साड़ी वाले भैया पटेल जी, सबसे बढ़िया जो काम कर रहा है वो, उसने कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आया अपने प्रोडक्ट में, अपने फैब्रिक में, अपने डिजाइन में, अपने स्टिचिंग में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, कुछ ना कुछ इनोवेशन लेकर के आया। उस इनोवेशन में अभी भी कोई कमी रह गई होगी, उस कमी को ढूंढ के आप पूरा कर दो। पहले तो आप उसको कॉपी मारे, उसके बराबर हो गए, उसकी कमी पूरा करे, उससे ऊपर हो गए, तो आपने इंप्रूव कर दिया उसके इनोवेशन पे, तो आपका कंपटीशन से ज्यादा बड़े कंपटीशन आप खुद बन गए। तो जो वीकनेस ऑफ एनिमी है ना, वो अपॉर्चुनिटी है आपकी स्ट्रेंथ की। जो एनिमी की वीकनेस है वो आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी स्ट्रेंथ की। ध्यान से देखो, क्या प्रोडक्ट प्राइसिंग में गलती कर रहा है, क्या लॉयल्टी डिस्काउंट में गलती कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में गलती कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट के फीचर्स में गलती कर रहा है, क्या वो कोई ऐसा माल वो रख रहा है जिसका स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, एसकेयू बहुत ज़्यादा है, क्या वो कस्टमर सर्विस में गलती कर रहा है, क्या वो अपने मार्जिन में गलती कर रहा है, क्या अपनी मैन पावर को ठीक नहीं संभाल पा रहा है उसमें गलती कर रहा है, क्या वो अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में गलती कर रहा है, क्या कस्टमर लाने की कॉस्ट में गलती कर रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे गलती कर रहा है, क्या वो अपनी मार्केटिंग में गलती कर रहा है, किधर गलती कर रहा है उसको ढूंढो, उसको ढूंढ के पकड़ो जहां भी वो गलती कर रहा है। तो इम्प्रोवाइजेशन इन द इनोवेशन ऑफ कंपटीशन कैन मेक यू बिगर देन द कंपटीशन। देखो मैंने ना आपको वैसे पहले भी बताया है कि मार्च के बाद से हम लोग 3 गुना ग्रो कर चुके हैं। अपना $100 मिलियन का खुद का बीबी इम्पैक्ट फंड, यानी कि बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट फंड भी हमने बनाया है। अब मैं 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक आर्मी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तैयार कर रहा हूं, जो हमारे साथ में राइट कस्टमर्स को हमारे पास लेके आएंगे, जिनको हम आइडिया टू आईपीओ लेके जाएंगे। तो मैं वो सारे स्टेप्स लेता हूं, जैसे छोटा व्यापारी छोटा ना रहे और अपने बिजनेस को बड़ा करे। मेरे पास देखो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं यहाँ बैठ करके ऐसे घुमा दूं टिक 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 और शीतल मोरे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या पुष्पा राज फ्लावर समझाए क्या, इनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसीलिए अपने लिए जरूरी क्या है इस समय, यहाँ पे मैं बिजनेस आपका है तो स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। मैं आपको कोच कर सकता हूँ, हैंड होल्ड कर सकता हूँ, मैं आपको फ्रेमवर्क दे सकता हूँ, जो कि मैं देता हूँ। जब लीडरशिप फॉर्म में लोग आते हैं मैं उनको फ्रेमवर्क देता हूँ। उसमें भी कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो 3 दिन अटेंड करने के बाद उनको लगता है बहुत सीख गए, बहुत सीख गए, मने बदू आवड़े छे, MBA, गुजराती लोग हैं, मने बदू आवड़े छे, मुझे पहले ही बहुत कुछ आता है, तो वो बहुत दिक्कत हो जाता है उसमें। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ से शुरुआत करी और 2,500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर लिया। मैं इनको बोलूंगा, इनको अमित पटोलिया जी से मिलवाइए। अमित पटोलिया जी हैं, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने 2 करोड़ से शुरुआत करी थी, आए थे 2,500 करोड़ से ऊपर चले गए। तो जंप्स मारने के लिए फाउंडर में भी दम होना चाहिए। मैं अगर आप जोर लगाओगे तो मैं 10 गुना ज्यादा जोर लगाऊंगा। अमित पटोलिया जी से मिलिए एक बार आप। मेरा नाम अमित पटोलिया है। मैं 2018 के अंदर आया था, तब मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर था। लीडरशिप फनल के अंदर आया था। जब दूसरी बार लीडरशिप फनल में 2021 दिसंबर में आया था, तब मेरा 750 करोड़ का टर्नओवर था। लवली। और अभी मेरा टोटल मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़। वाह, जोरदार। अभी इसमें आया तो टर्नओवर को 25,000 करोड़ पे कैसे लेंगे? बहुत सुंदर, थैंक यू, बधाई हो, जोरदार। तो 2 करोड़ से 2,500 करोड़ की जर्नी में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत पावरफुल, अनस्टॉपेबल, और आने वाले समय के अंदर कोई भी बैरियर जो सामने आता है वो बैरियर नहीं लगता, अपॉर्चुनिटी लगती है। उसमें से अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंडल किया जाए। गुजराती है, जीवन में कई मोटू करવું છે, जीवन में कई मोटू करવું છે। अपने क्या कई बार ढक्कन लेके बैठे रहते, क्या टेक्सटाइल को पी मैं क्या बोलूं, एक ही बात बोलता है, 2 मिनट बचा लो। अच्छा, तो 2 करोड़ से 2,500 करोड़ में लीडरशिप फनल ने आपकी कैसे मदद करी? लीडरशिप फनल के अंदर मैंने एक ही चीज सीखा है कि जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करोगे इतना बड़ा नेटवर्क बनेगा, और जितना आप आगे बढ़ते जाते हो
उसके अंदर लाइफ के अंदर चैलेंज तो आएगी, लेकिन आपने जो एक चीज बताई थी कि चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है और चैलेंज को आपत्ति को आविष्कार में कैसे कन्वर्ट करना है, वो चीज मैंने सीखा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच जोरदार, थैंक यू। तो ये तीसरी बार आया लीडरशिप फनल में इस बार। मैं तो वैसे प्रोग्राम हर महीने करता हूँ, 4-5 अक्टूबर को प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस 5, 10, 20, 50 करोड़ पे कहीं फंसा है, रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, चाहते हैं आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आकर के खुद लाइव देखो। अपने बिजनेस एडवाइजर जो जिसने भी आपको इन्वाइट किया है, उसका आपके पास में व्हाट्सएप नंबर होगा, जिसने आपको इन्वाइट किया, लिंक भेजा है, उसको ना पी लिख करके भेज देना। क्या लिख के भेजना? पी। अगर आपने पी लिख के भेजा तो फिर वो आपसे बात करेगा, वो समझ जाएगा कि भाई आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पी हमारा एक कोड वर्ड है, आपको पी लिखना है बस। अपने उसको व्हाट्सएप पे लिख दो पी। जैसे लिखोगे पी, वो आपको फोन करेगा, आपको और हेल्प करेगा। ओवर टू यू प्रांशु सर। चर्चा चलती रहेगी, सवाल चलते रहेंगे, और सवाल आने चाहिए, अभी बैठना चाहिए आराम से, खूब चर्चा होनी चाहिए। कुछ ऐसे सवाल दो, कुछ धमाकेदार सवाल दो, हिला देने वाले सवाल दो। सर मैं क्या बोलूं, मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ यॉर्कर मारने की, पर आप छक्का मार दे रहे हो। पर आगे चलते हैं, एक और सवाल आया हूं मैं। सोनू गुप्ता जी की सवाल है। सोनू गुप्ता जी ने पूछा है, नमस्ते सर, मेरा नाम सोनू गुप्ता है और मैं सोनीपत से हूँ। मैं अपने फैमिली बिजनेस में पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी सोनीपत में परफ्यूम और डिओड्रेंट बनाने का फैक्ट्री है। हम यहाँ से व्हाइट लेबलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कर लेते हैं। सर कोविड में 2020 में हम 20 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे। 5 साल बाद 2025 में हम सिर्फ 25 करोड़ पे ही पहुंचे हैं। कोविड में ऐसा गिरे कि वापस उठ ही नहीं पाए आज तक। आप तो बिजनेस के गुरु हैं, प्लीज कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हमें भी बताइए कि कैसे हम भी अपने रेवेन्यू को 50 करोड़ तक ले जाएं। साथ ही अगले लीडरशिप फनल प्रोग्राम की डेट्स भी बताइए ताकि हम उसमें आ सकें और आपसे पर्सनली मिलके सीख सकें। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। सोनी के सोनू, सोनू के सोनी, सोनी के सोनू, सोनीपत के सोनू, सोनू। हाँ सोनू, देखो बड़ा अच्छी बात है ये कि आपको एक तो सबको स्क्रीन कर दो खाली, अभी हम दोनों को हाईलाइट किया हुआ आपने, सबको हाँ कर दो। सारे लोग दिखेंगे कैसे मुझको? मैं अपने आप को खाली मैं दिख रहा हूँ इस समय। मुझे नहीं पता सब बाकी लोग को भी खाली मैं दिख रहा हूँ मुझे, क्योंकि सबको देखने में मजा आता है। लगता है लोग सामने हो तो एनर्जी आ जाती है कि नहीं हर कीरत जी? सारे इकट्ठे बैठे हो तो एक एनर्जी अलग ही हो जाती है। तो देखो, सोनी के सोनू, सोनीपत के सोनू, पहली चीज आप मुझे ये समझ में आया, आंख बंद करके याद कर रहा हूं अगर मैं सवाल, तो आपका परफ्यूम और डिओड्रेंट का बिजनेस है। आप व्हाइट लेबलिंग भी कर रहे हैं, यानी कि किसी और के लिए बना रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, यानी कि बाजार में डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देते होंगे। और आप 20 करोड़ का काम करते रहे 5 साल पहले, आज खाली 25 करोड़ पे पहुंचे। 5 साल में आपकी कोई ग्रोथ नहीं हुई। परफ्यूम डिओड्रेंट आप बनाते हैं, कोविड में आप गिर गए होंगे, क्योंकि कोविड में लोगों ने परफ्यूम डिओड्रेंट लगाने बंद कर दिए थे, बाहर जाने बंद हो गए थे। मैं समझ गया बात को। जब बाहर जाना बंद हो गए तो परफ्यूम डिओड्रेंट थोड़ा कम हुआ, क्योंकि बाजार में जा ही नहीं रहे थे, कहीं जा ही नहीं रहे थे, मास्क लगा के घूम रहे थे। अब मास्क लगा लिया तो किसी की बदबू वैसी नहीं आती, समझ में है कि नहीं है? तो वैसे ही बच जाता आदमी, तो परफ्यूम की रिक्वायरमेंट और घट गई होगी। अब कोविड में इतनी रिक्वायरमेंट घटी है, उसके बाद आप ऐसा गिरे कि वापस उठने में आपको टाइम लग गया। अब आपने क्या किया, कोविड में जो घर पे बैठा था वो तैयारी कर रहा था, आपने उस समय तैयारी नहीं करी। आज आप बोल रहे हो रेवेन्यू को 50 करोड़ पे ले जाए, पहले तो आपकी छोटी सोच है, बुरा नहीं मानना, मैं कड़वा भी बोलता हूँ, छोटी सोच है। ये 25 को 50 पे लेके जाए, अगर ढंग का परफ्यूम डिओड्रेंट बना रहे हो तो 25 को 500 पे लेके जाने का दिमाग लगाओ। ये पहली चीज याद रखो। तो एक तो पहले ढक्कन खोलो, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। अब दूसरी चीज, आंसर पे आते हैं, मैं आपको टेक्निक समझा देता हूँ। आप क्योंकि 2 काम कर रहे हो और दोनों काम अलग अलग प्रकार के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, व्हाइट लेबलिंग अलग है। व्हाइट लेबलिंग का मतलब आपका फिक्स बिजनेस आ रहा होगा, उसमें मार्जिन कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आप उधार पे माल बेच रहे होगे सामने वाले को, डिस्ट्रीब्यूटर को, कि वो रिटेलर को जाकर के बेचे। जब वर्किंग कैपिटल की साइकिल उसकी घूम के वापस आएगी तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल वहां पे भी स्लो होता होगा। इसीलिए मैं पक्का कह रहा हूं 25 करोड़ के अंदर आपका कम से कम 2.5 करोड़ का लोन भी चल रहा होगा। मैं दिमाग बहुत तेज काम करता है, आप अगर हो तो यहाँ पे सामने आकर के बोल भी देना मुझे बात। क्यों? क्योंकि आप दोनों जगह पे आपका काम उधारी का हो रहा होगा। जो व्हाइट लेबलिंग है वहां भी उधारी का है, यहाँ कैश काउंटर का काम है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे आप बिल्ड कर रहे हो। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अपने कस्टमर को सेगमेंट करना है। आपके जितने भी कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या व्हाइट लेबलिंग जिसके लिए कर रहे हो, एक एक्सेल फाइल खोलो और एक्सेल फाइल के अंदर एबीसी एनालिसिस कर लो उनका। और एनालिसिस करने के लिए फॉर्मूला दे देता हूं आपको, आंख बंद करके मैं याद करके समझ रहा हूं, आपके धंधे को बहुत अंदर तक घुस रहा हूं उसमें, तो ये समझ में आ रहा है मुझे। आरएफएम एनालिसिस होता है, रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी। ये 3 चीजों पे अपने कस्टमर को क्वालिफाई कर लो, जिसको बोलते हैं बैंड, बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमलाइन। तो टोटल अब 4-7 चीजें पकड़ लो मेरे हाथ से, यहाँ से 7 चीजें आपको दे रहा हूं मैं यहाँ से। पहली चीज है बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन। खाली कस्टमर उसको बनाना जिसके पास बजट अच्छा हो, काम उसके साथ करना है जिसके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी हो, काम उसको करना है जिसको आज डिओड्रेंट चाहिए ही चाहिए, और मतलब जिसकी जरूरत है एक्चुअली डिओड्रेंट की, और टाइमलाइन मतलब तुरंत चाहिए उसको।
तो ये यहां से आपने क्वालिफाई किया। अब इसके बाद आता है सेकंड सेगमेंटेशन। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे कस्टमर अपने हटाने, वेस्ट एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। बहुत सारे कस्टमर हटा के खाली उन पे फोकस करो जो रिसेंटली फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं आरएफएम। रिसेंटली मतलब जिसने हाल ही में माल लिया, उसको अच्छी रेटिंग दे दो, वो दोबारा माल लेगा, क्योंकि आप नया कस्टमर ढूंढ के लाना पुराने कस्टमर के साथ काम करने के मुकाबले 8 गुना महंगा पड़ता है। पुराने कस्टमर के साथ काम दोबारा करना नए कस्टमर के साथ काम करने के मुकाबले 8 गुना सस्ता पड़ता है। कितना तेज बोलता हूँ यार, मैं आंख बंद करके बोलते ही जा रहा हूँ मैं। ऐसे मैं तो कई बार पता है क्या, मेरे घर वाले बोलते हैं नींद के अंदर भी ये बिजनेस फॉर्मूला और मैथमेटिक्स करता रहता है हर समय। तो मेरे से सब इसलिए घर वाले कहते हैं यार अकेला ही सोया कर भाई, तू दूर तक भी तेरे फॉर्मूला रात को सुनाई पड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आगे बढ़ता हूँ, फिर क्या है, अगर क्योंकि अब आपने आरएफएम अप्लाई किया, हाँ रिसेंसी का मतलब क्या हुआ, रिसेंसी ऑफ परचेज, जिसने हाल ही में माल लिया उसके साथ काम जरूर करिए, चांसेस है कि वो दोबारा माल लेगा। फ्रीक्वेंसी, जो बार बार माल ले रहा है वो आपका हाई वैल्यू कस्टमर है, तो हाई वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो सेल्स के आदमी या खुद अपने आप को उस कस्टमर के साथ में लगाइए जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है। कुछ कस्टमर होंगे जो साल में आपसे 4 बार माल लेते होंगे, और कुछ कस्टमर होंगे जो साल में आपसे 24 बार माल लेते होंगे, यानी कि हर 15 दिन में माल लेते होंगे। 4 बार माल लेने वाला, 24 बार माल लेने वाला, इक्वालिटी इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सब कस्टमर बराबर नहीं होते, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। आपको फेयर रहना है, ईमानदार रहना है सबके प्रति। इक्वालिटी इज कंप्लीटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सारे कस्टमर इक्वल नहीं होते, क्षमा चाहता हूं, हमें सबके प्रति फेयर रहना है लेकिन इक्वल नहीं रहना है। फोकस उस पर करना है जो साल में 24 बार ले रहा है, फोकस उस पर नहीं करना जो साल में 4 बार ले रहा है। कई बार छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, या कई बार ये लीड को किसी और को देना पड़े तो दे दो, लेकिन फोकस उस पर करो जो बहुत तेजी से आपको आगे लेके जाए। तो एक हो गया रीसेंसी, दूसरा मैंने बताया फ्रीक्वेंसी, कितनी बार साल में माल ले रहा है, और तीसरा होता है मॉनिटरी, या कितनी वैल्यू का माल ले रहा है। एक आदमी आपको ऑर्डर देता है 2 लाख रुपए का, और एक आदमी आपको ऑर्डर देता है 20 लाख रुपए का। क्लियरली कैटेगराइज कर लो कि मैं हाई वॉल्यूम पे काम करने वाले और हाई वैल्यू पे काम करने वाले। वैल्यू मतलब कितना पैसा, और वॉल्यूम मतलब कितना सारा सामान, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, और रिसेंसी मतलब जो लगातार ले रहा है, अभी थोड़े दिन पहले भी लेके गया है। जब ये आरएफएम से क्वालिफाई करोगे, रिसेंसी में 10 में से नंबर दो, फ्रीक्वेंसी में 10 में से नंबर दो, मॉनिटरी में 10 में से नंबर दो, टोटल 30 में से नंबर आ जाएंगे। जिस कस्टमर के 24 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं 30 में से, वो आपका कस्टमर, वो आपको 25 से 50 में नहीं, वो 25 से 250 पे लेके जाएगा। लिमिटेड कस्टमर्स पे काम करो, लिमिटेड एसक्यूज पे काम करो, स्टार प्रोडक्ट कंपनी बनो। सिंगल प्रोडक्ट कंपनी भी बन सकते हो, स्टार प्रोडक्ट कंपनी भी बन सकते हो, कि आपको उसी चीज पे काम करना है जो चीज बहुत तेज घूमती है, उसी कस्टमर के साथ काम करना है जो आपको कहां लेके जाए, एचपी इंटू एचवी। एचपी मतलब क्या होगा, हाई प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय हाई वॉल्यूम। वहां से इसको क्वालिफाई करके कुछ चीजों को छोड़ना चाहिए, हमारे को हटाना चाहिए। ये था आपका आरएफएम एनालिसिस। जितनी जल्दी कर लोगे, हाउ रिसेंटली अ कस्टमर इज परचेजिंग, हाउ ऑफन ही इज मेकिंग अ परचेज, हाउ मच मनी ही हैज स्पेंड विद यू, कब खरीदा उसने आखिरी बार, अगर अभी हाल ही में खरीदा, कितनी बार खरीदा साल में, और कितने का टोटल माल खरीदा। इन तीनों का जो मल्टीप्लायर है, वो मल्टीप्लायर से आप डिसाइड करोगे मैं इतने कस्टमर पर ज़्यादा समय लगाऊंगा। इसकी जब रैंकिंग आ जाएगी, परचेजिंग हिस्ट्री से निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन से निकल के आएगी। जो हाई स्कोर कस्टमर है उसको रिवॉर्ड करो, उसको लॉयल्टी प्रोग्राम दो, उसको एक्स्ट्रा सर्विस दो, उसके साथ रिश्ता बनाओ, उसके साथ इमोशनल एग्जिट बैरियर भी बनाओ। इतना इमोशन के साथ रिश्ता बन जाएगा आपको छोड़ के ना जा पाए, और अगर छोड़ के जाए तो बड़ा पछताए। वैसे तो देखो, एक बात बताता हूँ, जो ये सब चीज़ें हम लोग फ्रेमवर्क में देते ही हैं लीडरशिप फनल के अंदर, हमारे को कभी सीट बेचनी नहीं पड़ती है इस तरह से। पर अभी हाल ही में एक खुशखबरी भी आई, आप लोग को पता होगा, जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किसी ने, मेरे कंपटीशन ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके कारण मेरा बिजनेस मॉडल और रोबस्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सारे केसेस से हमारे को बोला कि भाई एकदम कंप्लीट क्लीन चिट, सब कुछ साफ सुथरा किया, तो बड़ा अच्छा लगा हमारे को, वहां से भी खुशी हुई। अभी न्यूज़ वाले भी कवर कर रहे थे। और तो इस चक्कर में जिनका थोड़ा बहुत ट्रस्ट थोड़े टाइम के लिए डगमगाया था ना हमारे को देख करके, वो भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में अब इतना इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्योंकि कस्टमर ही कस्टमर को लेके आता है, वो उनको बताता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये 4-5-6 को हो रहा है। इस बार ज़्यादा लीड आ रहे हैं, फिलिंग रेट थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया हमारा, इसीलिए आपको वेकअप कॉल दे रहा हूँ कि अगर नहीं आना तो कोई बात नहीं, फिर तो चिल कर लो, लेकिन अगर आना है तो फिर अपने एडवाइजर को व्हाट्सएप पे आपको पी लिख के भेजना है। पी लिख के भेजोगे तो वो आपको फ़ोन करेगा, आपसे बात करेगा। इस वेबिनार में जितना सीखोगे, इसका मल्टीपल टाइम्स बिजनेस मल्टीप्लाई आप कर लोगे जब आप वहां पे आओगे हमारे साथ में। बहुत चर्चा होगी इसके बारे में। प्रांशु सर, ओवर टू यू फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मुझे लग रहा है राजधानी फेल हो जाती है आपके सामने। सर मैं, अगला सवाल है सर, उमेश। मैंने पहले भी बताया था एक बारी प्रांशु सर आपको, हरकिरत जी, आप जब भागते हो ना तो हरकिरत जी पसीना आता है आपको, है ना। मैं जब भागता हूँ तो कंटेंट निकलता है, पसीना नहीं निकलता है। तो वो बिजनेस ऐसा अंदर घुसा हुआ है ना, अपने खून के अंदर, डीएनए में, है ना, ब्लड में। इसीलिए मैं क्या है, एक चैलेंज देता हूँ विनीत जलान जी, आप मोबाइल का धंधा करते हो, ध्यान से सुनो, एक चैलेंज देता हूँ सबको कि लीडरशिप फॉरम में आओगे, वहीं खड़े होकर के माइक पे अपना कोई भी सवाल किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिजनेस का, वहीं पूछ लेना। और अगर वहीं हाथ के हाथ आपको जवाब नहीं दे पाया, दोबारा जिंदगी में स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग करके रख लो, इस बात को याद रख लो, दिमाग में डाल लो। ये है लीडरशिप फॉरम प्रोग्राम की ताकत। क्या मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हूँ, मैं 50 चीज़ें बेच ही नहीं रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ बेच रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी दुकान की मिठाई खाना पसंद करता हूँ, है कि नहीं है। मेरे को एक ही चीज़ है, बस वही दे रहा हूँ, कुछ नहीं। बार बार
ये भी भेज दो, ये भी भेज दो, ये भी भेज दो, कुछ नहीं। लीडरशिप फनल एक प्रोग्राम मुझे पता है जिससे भयंकर गेन होता है लोगों का। प्रांशु सर क्वेश्चन पूछो, नहीं तो क्या है कभी कभी मैं अपनी तारीफ में खो जाता हूँ। सर बनता भी है सर, अब तो आपकी तारीफ में मैं भी ये गारंटी देने लग गया हूँ हर एलएफपी में। थैंक यू। कोई भी तीसरे दिन अगर अफसोस के साथ ना जाए कि काश 5 साल पहले कर लिया होता, तो मैं प्रांशु रंजन नाम बदल दूंगा, ऐसी गारंटी दे देता हूं मैं। हजारों थैंक हजारों यू। सर ये बोल के। बहरहाल उमेश पांडे जी ने सवाल पूछा है सर मैं उमेश पांडे हूं और 2021 से आपके बहुत वीडियोस देखता हूं और आपको सुन सुन के बहुत कुछ सीखा भी है। आपका एक वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, एसेट लाइट मॉडल के ऊपर था। उसमें आपने बताया लाइट काइट विल फ्लाई हाई। सर बस मैं एसेट लाइट मॉडल को अपनी असली जिंदगी में और बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहता हूं। आई वांट टू हायर रिलायबल टीम्स ऑफ कंसल्टेंट एंड रिड्यूस फुल टाइम वर्कफोर्स। आई वांट टू नो द रिस्क एंड प्रोसेस। मेरी कुंडली में स्टेशनरी का सामान बनाने की फैक्ट्री है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तक सब करते हैं। ये क्या चक्कर है, सोनीपत, पानीपत, कुंडली, करनाल, यहाँ से लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं आज। हाँ, इस साइड अब काफी सारे लोग आ रहे हैं। चलो बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगा, आपने सवाल में ये पूछा। बेसिकली आप में वीडियोस देखें 2021 से, धन्यवाद, बहुत 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 प्रेम देने के लिए धन्यवाद, हाथ जोड़ के आपको। आप वीडियोस देखते हो, लाभ उठाते हो, और ये वीडियोस को शेयर भी करो। यूट्यूब पे इस समय मैंने गीता इन एक्शन सीरीज वापस शुरू कर दी है। एक 2020 सीरीज लेकर के आऊँ और एक बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट लेके आऊँ। 3 तरह की सीरीज, हफ्ते में 4 से 5 वीडियो इस समय मैं डाल रहा हूँ और बहुत तेजी के साथ आगे डालते जा रहा हूँ। आपका सवाल ये है कि आपको एसेट लाइट पे जाना है। देखो, आपने अच्छा किया ये बात पूछ के कि आपने पूछ लिया इसमें रिस्क क्या है, आपने ये भी पूछ लिया कि इसका फायदा क्या है। एसेट लाइट, एसेट लाइट, लाइट काइट विल फ्लाई हाई, द लाइट काइट विल फ्लाई हाई, द लाइट काइट विल फ्लाई हाई, ये सबने सुना है वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो में आपने सवाल पूछा, इससे बहुत लोगों का फायदा होने वाला है। काफी सारे लोग इससे कई चीज सीखेंगे। पेन पेपर हाथ में उठा लो, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत जबरदस्त चीज, कि जब आप एसेट लाइट जाना चाहते हो और आप अपने फुल टाइम एम्प्लॉयज की जगह कंसल्टेंट से काम कराना चाहते हो, फ्रीलांसर से काम कराना चाहते हो, आउटसोर्स करना चाहते हो, तो पहली चीज याद रखो, अगर कोई भी आदमी आपसे अच्छा काम या आपसे सस्ता काम कर सके तो उससे करवा लो, खुद मत करो। ये हो गया नंबर 1। फिर से बोल देता हूं, अगर कोई भी आदमी आपसे अच्छा काम या आपसे सस्ता काम करके दे सकता है तो आप मत करो, उससे करवा लो। ये हो गया नंबर 1। इस कंडीशन से आप क्वालिफाई करते हो कि आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपके कैश फ्लोज अटक रहे हो तो खुद मत बनाओ, दूसरे वाले से बनवा लो। क्योंकि आपको दूसरे वाले से तो आपको 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का उधार मिल जाएगा, लेकिन आपको रेडीमेड माल मिल जाएगा जिसको आप जाके बाजार में बेचाओगे, तो आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम बच जाएगी। क्योंकि आपको जब खुद बनाने लगोगे तो मशीन भी आपकी, फैक्ट्री भी आपकी, रेंटल भी आपकी, लेबर भी आपका, रॉ मटेरियल भी आपका, बनाने का टाइम भी आपका, जेस्टेशन पीरियड भी आपका, और उसके बाद बाजार में बेच के आए, जब पैसा आए, टाइम देर से आए, तो आपका तो पैसा लग चुका है, अपफ्रंट आने में आपको लगेगा टाइम। तो इसीलिए आपका कैश फ्लो के लिए अच्छा है कि आप आउटसाइड कंसल्टेंट से काम करा सकते हो, व्हाइट लेबल करा सकते हो, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो, आप OEM, ODM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या ODM यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, बाहर वाले से करा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसको मैं और आगे डिटेल में लेके चलता हूं। किसी का बिजनेस छोटा होगा, कहेगा भाई मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, मुझे क्या करना है। आपको भी अगर कंसल्टेंट चाहिए, कोई फ्रीलांसर चाहिए, तो मैं आपको इस समय, सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, 7 चीजें बताऊंगा, 7 चीजें लिख लीजिएगा। क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है, मेरे को खाली एग्जीक्यूशन में विश्वास है, मुझे थ्योरी पे विश्वास नहीं है। बोलते जान लगा देंगे भाई साहब, उड़ा डालेंगे, उखाड़ डालेंगे, नौटंकी नहीं चाहिए अपने को, धंधा करना है जी। हाँ, यहाँ पे ये नहीं है अभी क्या जरी तो डाक शून्य क्यों ना याश बेन तब एकला चलो रे, नो एकला चलो, पूरी टीम को लेके चलो, सबको साथ में लेके चलो। कैसे लेके चलोगे, वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। गेट रेडी, 7 पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। जिस भी कंसल्टेंट को या थर्ड पार्टी को या किसी भी एजेंसी को या किसी पार्टनर को आप काम दे रहे हो, उससे काम कराना चाहते हो, तो पहली चीज ध्यान रखना, ढंग से उसका इंटरव्यू लो, इन डेप्थ, क्या उसको आपके धंधे का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है या नहीं है, ये पहला स्टेप। उसका बहुत डिटेल में रेलेवेंट, डेप्थ और विड्थ, गहराई और चौड़ाई। गहराई मतलब कितने साल से कर रहा है, कितना गहरा जानता है। चौड़ाई मतलब कितने प्रकार के कस्टमर्स के साथ काम कर चुका है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। लुक एट द क्लाइंट लिस्ट, आज तक किस किस के लिए काम कर चुका है। पॉइंट नंबर 2, उसका क्लाइंट लिस्ट चेक कर लो, किस किस के लिए काम कर चुका है। उससे समझ में आएगा क्या इसके लिए भी किया, इसके लिए भी किया, इसके लिए भी किया। उसमें चेक करो कितने वॉल्यूम का क्लाइंट किया। ऐसा नहीं कि उसके लिए 100 रुपए का काम करके आया, आपसे 10 लाख रुपए का काम मांग रहा है, तो उसका लोगो तो लगा दिया 100 रुपए में, है कि नहीं है। या उससे हाथ मिला करके आ गया, फोटो खिंचा के डाल दिया, आपसे बोला भैया देख रहा है अपनी बातचीत है। नहीं, इन डेप्थ जाना है। पहला चीज उसकी डेप्थ और विड्थ पकड़ो, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। दूसरा, उसका क्लाइंट लिस्ट को ढूंढो, छानो। तीसरा, आप उससे पूछो कि जिस क्लाइंट के लिए आपने अच्छा काम किया है, ऐसे 5 क्लाइंट्स का नाम बताओ और उनको डायरेक्ट फोन करो और पता करो। ये मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस मतलब ट्रस्ट बट वेरीफाई। क्यों, ठीक बात है कि नहीं, नहीं समझ में आया, फिर सुनो। ट्रस्ट बट वेरीफाई, विश्वास कर लो लेकिन वेरीफाई भी करेंगे साथ में।
है कि नहीं है? भरोसा कर लो पूरा, लेकिन वेरीफाई भी करेंगे। काम दे दो लेकिन दूसरे से वेरीफाई भी करेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चाणक्य पंडित का यही तरीका था कि वो जब अपने जासूस भेजते थे ना, तो अपने जासूस की जासूसी करने के लिए दूसरे सेट ऑफ जासूस भी भेजते थे। तो उसको बोलते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई। यानी कि जिसको आप काम दे रहे हो करने के लिए, उसको बोलोगे चेक करके चेक कर ले पहले, उसके 5 कस्टमर कौन थे, उन 5 कस्टमर से डायरेक्ट फोन पे बात करो, पता करो क्या क्या इंपैक्ट आया। चौथा, वो बोल रहा है कि भाई मैं हीरो हूं, मैं करके दिखा दूंगा, मैं जबरदस्त काम करता हूं सर, आप मुझको धंधा दे दो मैं कर दूंगा। आप उसको देना भी चाहते हो, लेकिन केवल उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि हो सकता है वो बोल बचन में बहुत तेज हो, वो बेचू हो लेकिन सोचू ना हो। वो सेल्समैन है लेकिन बिजनेसमैन नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क है जाने मन। एक होता है सेल्समैन, एक होता है बिजनेसमैन। सेल्समैन वो होता है जो माल बेचाता है लेकिन डिलीवर कर पाए ना कर पाए पता नहीं। बिजनेसमैन वो होता है जो पूरे इकोसिस्टम को चला पाता है। तो इसीलिए क्या किया जाए, उनके टीम मेंबर्स का भी इंटरव्यू लो। चौथा पॉइंट, यानी कि जिसको आप काम दे रहे हो उसके टीम मेंबर्स का भी इंटरव्यू लो। उसकी टीम में कौन कौन है, उनकी टीम से भी बोलो, बोलो मैं पूरी टीम से मिलना चाहता हूं आपकी। एक मुलाकात कर लो, चाहे जूम पे कर लो, चाहे मिलके कर लो, चाहे फिजिकली कर लो, लेकिन मुलाकात करो डिटेल में, उनकी पूरी टीम को भी चेक करो। हो गए 4 पॉइंट। मैंने बोला था 7 बताऊंगा, 5वां सुनो। जब उसके साथ में जो मैंने हरकीरत को बताया, अभी हरकीरत सिंह से बात करें, चंडीगढ़ के पास में प्रोजेक्ट है इनका। हाँ, तो जब मैंने उनको बताया, क्या बताया कि उसके साथ में जिसको भी धंधा दे रहे हो उसके साथ 3 चीजें डिफाइन कर लो। कितने दिन में करेगा, किस कॉस्ट में करेगा, और काम की क्या क्वालिटी होगी। टाइम गोल, कॉस्ट गोल, स्कोप गोल, ये तीनों अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कर लो। कितने दिन में करेगा, बहुत 30 दिन में करूंगा। कितने रुपए में करेगा, बहुत 2 लाख रुपए में करूंगा। क्या क्या उसके अंदर करेगा, स्कोप, बोले ये 5 काम करूंगा। अब आपने 2 लाख को जैसे ही 1.5 करने की कोशिश करी, उसने स्कोप घटा दिया। आपने जैसे ही 30 दिन को 15 दिन करने की कोशिश करी, उसने स्कोप घटा दिया या उसने प्राइस बढ़ा दिया। ये 3 पिलर को कैलकुलेट करके चलो। ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा होना चाहिए, किस तारीख को काम मिलेगा, एग्जैक्टली क्या काम मिलेगा और कितने रुपए में मिलेगा। ये 3 चीजें लिख लो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके साथ में। कितनी बता दीजिए अभी तक मैंने, 5। अब सुनो छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है, जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है उसको जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, है ना, तो वो कॉस्ट ऑफ सर्विस में एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर दोनों लिखने हैं। वो क्या करेगा और हमें क्या मिलेगा, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ये नहीं हो कि वो बोले भाई साहब मैं बिलेबल आवर्स के पैसे ले रहा हूं। बेंगलुरु में बहुत चलता है ये। बेंगलुरु ने पूरे यूएस को इसी तरह से सेट कर रखा है, जहां से हमारे को बहुत पैसा आता है आईटी कंपनीज में। बिलेबल आवर्स, बिलेबल आवर्स ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं साधारण भाषा में? हाँ, जरीवाला जी, साधारण भाषा में क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ठेके पे काम कर रहा है। ठेके पे नहीं कर रहा, दिहाड़ी पे। कितना घंटा काम किया? 8 घंटे के दिहाड़े है बाबूजी। अच्छा कितना, और जितना हो जाए, हमारे तो 8 घंटे का पैसा बन जाएंगे। नहीं, बिलेबल आवर्स नहीं चाहिए मेरे को। एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर क्लियरली ड्राफ्टेड होना चाहिए। कितना एफर्ट करेगा और क्या आउटकम आएगा, आउटकम क्या आएगा वो भी डिफाइंड होना चाहिए। अभी मान लो मैंने किसी सोशल मीडिया की टीम को बोला भाई हमारे बारे में आपने पोस्ट करना है, ये चीजें पोस्ट करनी है। तो बोलेगा ठीक है सर, हम 100 पोस्ट करेंगे डिजाइन करके बढ़िया से बढ़िया। ये एफर्ट स्कोर है। रिजल्ट स्कोर है कि 100 पोस्ट के बाद में व्यूअरशिप कितना आएगा, मुझे व्यूअरशिप बताओ, मुझको एंगेजमेंट बताओ, मुझे लाइकेबिलिटी बताओ, मुझे शेयरेबिलिटी बताओ। तो वो हो गया रिजल्ट स्कोर। आउटकम क्या है, नंबर ऑफ लीड्स कितनी आएंगी वो बताओ। तो जब आपने एफर्ट स्कोर भी डिफाइन कर दिया, कितनी पोस्ट डालेगा, रिजल्ट स्कोर भी डिफाइन कर दिया, कितनी लीड्स आएंगी या क्या आउटकम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये दोनों को आपको कॉन्ट्रैक्ट में डालना है। और 7वां पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ढंग से बनाना है, देख के बनाना है, बार बार बनाना है। अपने डील ब्रेकर, डील मेकर, प्रोटेक्शन फॉर लीगल आर्बिट्रेशन आपको पहले ही करके चलना है। ये चीज डील ब्रेकर है, ये चीज डील मेकर है ना। आपको लॉयर की शुरू में जरूरत पड़ेगी ताकि आप अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। जब आप बड़ा बिजनेस किसी और को देने वाले हो कि आप मेरे बिहाफ पे करोगे और आप मुझे करके दोगे। देखो, वकील आपको इसलिए नहीं चाहिए होता कि आप कोर्ट में केस जीत जाओ भाई लोगों, वकील इसलिए चाहिए होता है कि कोर्ट में कभी जाना ही ना पड़े। फिर से बोल देता हूं, वकील इसलिए नहीं चाहिए होता कि कोर्ट में केस जीत जाओ, वकील इसलिए चाहिए होता है कि कभी कोर्ट में जाना ही ना पड़े। वो ऐसे आपको लीगल टर्म्स को ड्राफ्ट करके दे। तो मैंने ये 7 चीजें बताई, इन 7 चीजों को ध्यान दो। जब भी किसी बाहर वाले को काम देते हो तो आपको आइडियल एमबीए रन करना है। आई का मतलब है इंटीग्रेशन, 3 लोगों का काम एक आदमी से कराओ। डी का मतलब है डेलीगेशन, जो काम कोई और आपकी टीम में कर सकता है उससे कराओ। ई का मतलब है एलिमिनेशन, जिस काम में मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी नहीं है उसको बाहर कर दो। ए का मतलब है ऑटोमेशन, जो काम टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं तो 10 लोगों का काम 2 आदमी से हो जाए। एल का मतलब है लिबरेशन, जो काम आउटसोर्स कर सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं, वो लिबरेट कर दें। इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन, IDEAL। मैं सब फ्रेमवर्क में बिलीव करता हूं। मेरे को थ्योरी नहीं चाहिए, मुझे एग्जीक्यूशन चाहिए। जो मेरे साथ जुड़ता है उसको मालूम है इसका दिमाग खाली एग्जीक्यूशन में चलता है। जो अप्लाई कर सकते हैं वही बात करते हैं, हवा हवाई बात करते नहीं है। ए जान लगा देंगे,
एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे, कुछ नहीं लगाना भाई, ध्यान से अटेंड करो, फ्रेमवर्क अटेंड करो, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करो, तभी आपको फायदा होगा। प्रांशु सर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जर्नी अब सिर्फ ऑनवर्ड एंड अपवर्ड है। हमारे साथ जो जो कंपनी आई हैं 2-2 महीनों में उन्होंने रेवेन्यूज को अपने डबल किए हैं। ये लीडरशिप फनल का एक इंपैक्ट है। इसलिए हाथ जोड़ के मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रांशु सर, नॉन सीरियस लोग लीडरशिप फनल में ना आए, कोई फायदा नहीं है। आपको लच्छा पराठा, दाल मखनी, शाही पनीर खानी है वो वैसे ही जाके खा लो, हम भी खिला देते हैं वहां पे, और कहीं भी खा सकते हो, है ना। आपका भी नुकसान होगा, और एक कोई डिजर्विंग एंटरप्रेन्योर बेचारा जिसकी कुर्सी थी वहां बैठने के लिए वो नहीं बैठ पाया आपके चक्कर में, तो उसका भी नुकसान होगा। यहाँ सिर्फ वही लोग आए जो बिजनेस की ग्रोथ को लेकर के सीरियस हैं, तो मैं एग्जीक्यूशन पे फोकस करता हूँ। और जो लोग सीरियस हैं उनके लिए दिवाली, उनके लिए उनको मुझे मालूम है कि दिवाली मतलब धंधे का टाइम है, ऐसे में टाइम लेट करना मतलब प्रॉफिट से हेट करना। ये 2 क्वार्टर बचे हैं आपके पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, ये 2 क्वार्टर्स को बिल्ड करने की तैयारी करनी है। इस क्वार्टर में फाउंडेशन और जेएफएम जनवरी फरवरी मार्च के अंदर पूरे साल का टर्नओवर खींच डालेंगे मीटर डाउन करके। ओवर टू यू प्रांशु सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। किसी ने पूछा है सर नमस्ते सर, मेरा नाम अर्पित जैन है और मैं नोएडा में आईटी कंपनी चलाता हूँ जिसका ये रोनिका जैन जी का भाई तो नहीं है? हम्म। हो सकता है सर। तो नहीं, मेरे से गलती हो गई तो भाई नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है उनका मित्र हो। जैसे हरकिरत जी नाराज हो गए थे, मैं बोला था आपकी बहन आई, बोला नहीं नहीं मेरी फ्रेंड थी। है कि नहीं है? ये गड़बड़ होती है, आपने खुद से नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए वो कौन है कि नहीं है? नहीं तो क्या है, हरकिरत जी कल को नाराज होता है, बोला यार मैं लीडरशिप फंड में आया, बता मैं अपने दोस्त को लेकर उसको बहन बता दिया, तो टेंशन हो गई। है कि नहीं है? तो ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट सीरियस। ओवर टू यू प्रांशु सर। सर, अर्पित जैन मेरा नाम है, नोएडा में मैं आईटी कंपनी चलाता हूं जिसका साल का रेवेन्यू अभी 12 करोड़ है। पिछले साल में काफी पैसे खर्च कर चुका हूं एम्प्लॉइज पर बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। सर, मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोगों को लाकर एक बहुत अच्छी टीम बनाई है। उनको अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग, सैलरी, एनुअल अप्रेजल देता हूं। व्हेन दे वाह, क्या बात है। हम्म। When they join, they are motivated, talented, experienced. But after joining, I feel they get lost. How do I build their focus? इनको ऐसा कैसे डेवलप करूं कि ये हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस डिलीवर करें? ये सवाल है जैन जी का। अच्छा, तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ प्रांशु जी, जैन साहब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब जी, मैं लाता हूं उनको, यानी कि जब तक वो बाहर थे किसी और के साथ काम कर रहे थे तब तक वो मोटिवेटेड भी थे, टैलेंटेड भी थे, एक्सपीरियंस भी थे, कॉम्पिटेंट भी थे, जी, मैंने अप्रेजल भी दे दिया, मैंने ज्वाइनिंग पे उनको अच्छी तनख्वाह भी दे दी, लेकिन जब ले करके आ जाता हूं तो जी। फिर उनका फोकस नहीं होता, फिर उसके बाद वो ढीले पड़ जाते हैं, दे गेट लॉस्ट, ऐसा कुछ बोला आपने। यस, और ऐसे सर बहुत सारे लोगों ने, मैंने नाम अर्पित जैन सर का लिया है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 4C लिखो, 4C, 4C, सारे के सारे लिखो फटाफट, जल्दी पेन पेपर उठाओ फटाफट। फ्री में अटेंड कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि फोकट का है तो मतलब वैल्यू नहीं है। ध्यान से अटेंड करो, फटाफट से लिखो 4C। पहला चीज, जब आदमी को लाते हो तो पहला चीज, सबसे पहली चीज चाहिए उसको क्लैरिटी, एग्जैक्टली क्लियरली उसको पता होना चाहिए कि अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाएंगे। क्लैरिटी, क्लैरिटी के अंदर 3 चीजें हैं। क्लैरिटी, क्या करना है, कंसिस्टेंसी, लगातार यही करना है, कन्विक्शन, करना ही करना है। तो ये आदमी को आने के बाद में जो कमिटेड है, जो क्षमा चाहता हूं, कमिटेड नहीं, जो टैलेंटेड है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो इंटेलिजेंट है, जो अच्छी तनख्वाह पे है, इसका मतलब उसकी थोड़ी ईगो भी होगी। और ईगो वाले आदमी को जीतने के लिए आपको 2 चीजें देनी होती है। एक आपको देना होता है उसको इज्जत, और दूसरा देना होता है इजाजत। 2 चीजें देनी होती है, एक देना होता है इज्जत, दूसरा देना होता है इजाजत। 50,000 रुपए से नीचे का जो आदमी होता है ना, वो तनख्वाह के लिए काम करता है। 50,000 रुपए से ऊपर का आदमी जो है ना, वो तनख्वाह प्लस इज्जत के लिए काम करता है। इसको हमेशा याद रखना, है ना। अब सुनने में कठोर लगेगा, क्षमा चाहता हूँ। 50,000 से नीचे तनख्वाह वाले लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, पर सच्चाई ये है कि जैसे जैसे आदमी सीनियर होता जाता है, पर उसके बाद खाली तनख्वाह उसके लिए सब कुछ नहीं है, आपने इज्जत उनको कितनी दी। अब इज्जत के साथ में उनको एकदम कंप्लीट क्लैरिटी, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। ये है पहला C, क्लैरिटी। केपीआई होना चाहिए उसका, केपीआई, मेरा एक रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है, और मेरा रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है। डांस कर, भंगड़ा डाल रहा है मनीष जी, हाँ सब ध्यान से मेरे सुनो मेरे साथ में। और मेरा रोल क्या है, एक रोल 3 गोल, एक रोल 3 गोल, एक रोल 3 गोल। उसको पता होना चाहिए मेरा रोल है, मैं एचआर में हूँ, ये एक रोल है। 3 गोल क्या है, मेरे को ये हायरिंग करना है, मुझे, मैं सोशल मीडिया में हूँ, मेरा रोल है, मेरे ये 3 गोल है। हर एक को उसका अपना रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी पता होना चाहिए। ये रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी हो गया पहला C। दूसरा, कंपनी में जब आता है तो कंप्लायंस पहले पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पॉलिसी क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, उसका एसओपी बना लो। नहीं है तो आओ लीडरशिप फनल में, हमारे कोच से बोलो, आपको एसओपी बना के दे देगा। आपको पूरे के पूरे क्या क्या आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, एचआर के एसओपी डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, आपको अपना कोच आपको दे देगा डॉक्यूमेंट। तो पहला होगा क्लैरिटी, दूसरा होगा कंप्लायंस।
तीसरा हो गया कल्चर। कल्चर आपको लगातार विजन मिशन वैल्यू, विजन मिशन वैल्यू, विजन मिशन वैल्यू, ये लगातार देना पड़ेगा आपको। ये टाउन हॉल करने पड़ेंगे। टाउन हॉल मतलब एक साथ सब लोगों को एड्रेस करना। टाउन हॉल मतलब जूम कॉल पे अपने सारे एम्प्लॉयज को एड्रेस करना, अगर बहुत सारे एम्प्लॉय अलग बहुत सारी ब्रांचेस में है। टाउन हॉल मतलब अगर छोटी कंपनी है, एक ही साथ बैठे हैं, एक ही फैक्ट्री के अंदर है, एक ही ऑफिस में है, तो हर हफ्ते बैठ करके उनके साथ में आधे घंटे की मीटिंग करना, उनको अपनी कंपनी का विजन मिशन और अपने वैल्यूज, जो आपके वैल्यू जो संस्कार है, वो उनको बताना बार बार, ताकि वो आपके साथ दिल से जुड़े। तो इसमें मुद्दा क्या है? कल्चर। कल्चर जो तीसरा सी है, तीसरा सी कल्चर। इस कल्चर के अंदर मुद्दा क्या है? मुद्दा बड़ा सिंपल है कि देखो, नेगेटिविटी अपने आप फैलती है, पॉजिटिविटी फैलानी पड़ती है। फिर से बोलता हूं मैं, नेगेटिविटी अपने आप फैलती है, पॉजिटिविटी फैलानी पड़ती है। नेगेटिव न्यूज अपने आप फैलेगी आपके बारे में, पॉजिटिव न्यूज के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। आपको कल्चर ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा कि लोग आपके साथ जुड़े। तो गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? यू डोंट वांट पीपल विद देयर हैंड एंड लेग्स, आंखें बंद करके बोल रहा हूं, यू वांट पीपल विद देयर हेड एंड हार्ट। वाह, क्या बात निकल के आई। हाँ, यू डोंट वांट पीपल विद देयर हैंड एंड लेग्स, यू वांट पीपल विद देयर हेड एंड हार्ट। हाँ, खुद ही स्वाद आ रहा है मेरे को इतना, कि जब आदमी दिल और दिमाग के साथ आएगा तो वो जान लगा देगा। आग जो है ना, पीछे नहीं लगानी है। हाँ, आग पीछे नहीं लगानी, आग सीने में लगानी है। सीने में लगाओगे तो आदमी जो है ना, पीछे लगाओगे तो जल जाएगा, उसके आग लगाओगे पीछे, भाग भाग पीछे आग लगाओगे, भाग मिल्खा भाग, नहीं भागेगा नहीं, जल जाएगा। आप सीने में आग लगाओगे तो इतिहास रच देगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं 3 सी बता चुका हूँ। एक आपको बताया क्लैरिटी, हाँ, दूसरा आपको मैंने क्या बताया, कंप्लायंस, नियम क्या, तीसरा मैंने आपको बताया कल्चर कैसे बिल्ड करें ताकि मुझे उसका हेड एंड हार्ट मिले, खाली हैंड एंड लेग्स ना मिले, और चौथा कनेक्शन, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्शन। वर्टिकल ऊपर नीचे हो गया, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसको कौन रिपोर्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल उसको आजू बाजू किसके साथ काम करना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्शन उसका आते ही जुड़ाव करवा दो, ताकि वो जितना इन्वॉल्व हो जाएगा उतना अच्छा काम करेगा। इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। जितना आदमी इन्वॉल्व होएगा उतना अच्छा काम करेगा। अगर आप टीम को खाली इन्फॉर्म करोगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप टीम को इन्वॉल्व करोगे तो वो बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप टीम को खाली, अगर आपने इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन अगर खाली इन्फॉर्म करते रह गए तो फिर तो वो आपकी जान भी ले लेंगे। तो आपको कौन सा आदमी चाहिए, जो अपनी जान भी दे दे या जो हर समय आपकी जान ले ले। तो आपको ये समझना है कि इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। जितना इन्वॉल्व करोगे उतना कमिटमेंट आएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। अगर कल्चर तैयार करना है तो ये याद रख लो, लिखो फटाफट से, लिखो कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। जल्दी लिखो, भूल जाओ, आपको फायदा नहीं होने वाला है ना। आपका ही समय, आप यहाँ पे समय अपना इन्वेस्ट करने आए हो कि स्पेंड करने आए हो, आपको डिसाइड करना है। आप समय अपना खर्च करने आए हो कि निवेश करने आए हो, उसका निर्णय आपको लेना है। तो मैंने क्या बोला आपको, गोल्डन स्टेटमेंट, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। कैच पीपल, पकड़ लो उसको जिसने सही काम किया है। हम क्या करते हैं, पकड़ लो उसको जिसने गलत काम किया है, इसको उल्टा करते हैं। पकड़ लो उसको जिसने सही काम किया। अपन करते क्या, पकड़ लो गलत काम किया। अपने को करना क्या, पकड़ लो सही काम किया। जब आपने सही काम करने वाले को पकड़ा, जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी को सारे दोहराएंगे बार बार। एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड इट गेट्स रिपीटेड। तो आपको क्या करना है, उसी व्यवहार पे देना है पुरस्कार जिसको आप चाहते हो सारे के सारे दोहराए बार बार। तो उसका रूल क्या है, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। सही काम करते हुए कैच कर लो आदमी को, अपने आप आपके साथ लग जाएगा, आपके साथ काम करेगा। ये सवाल था अर्पित जैन का। तो जैन साहब आपको बताता हूँ, 2 प्रिंसिपल होते हैं, कीटा सीटा। आपने बचपन में मूवी सीता गीता जरूर देखी होगी, हो सकता है। हाँ, लेकिन ये सीता गीता नहीं है, ये कीटा सीटा है। विनीत जलान जी, क्या है कीटा सीटा? हाँ, कीटा सीटा क्या है ये? कीटा होता है किक इन दी एस, सीटा होता है चीयर इन दी एब्सेंस। किक इन दी एस एक कल्चर होता है जिससे मैं हर समय हम लोगों को धक्का मार के जबरदस्ती काम कराते हैं, गधा मजदूरी की तरह काम कराते हैं, विच इज कॉल्ड कीटा, किक इन दी एस। KIT है, किक इन दी एस। हाँ, पीछे उसके फटा के लात मारी, अब वो भागेगा, काम करेगा। हाँ जी, हाँ। लेकिन हमें क्या करना है, चीयर इन दी एब्सेंस। उसकी पीठ पीछे तारीफ करनी है, जो आपके थ्रू डायरेक्ट नहीं पर किसी के थ्रू उसके पास पहुंच जाए तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा, देखो बॉस कितना अपने को प्रेम करते हैं। क्योंकि ना जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, ये आपके चीयर इन दी एब्सेंस से हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन जाएगा लो डिग्री ऑफ मोटिवेशन से। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पॉजिटिव सीटा बिल्ड करना है, विजिबल रिवॉर्ड, रिकग्निशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेज इन द पब्लिक। तो जो आदमी की ईगो ज्यादा है उसको चैलेंज ज्यादा दे दो, चुनौती ज्यादा दे दो। जितना बड़ा चैलेंज आप उसको दोगे, उससे सवाल पूछो, क्या लगता है इसको डबल कैसे करें, क्या लगता है इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, क्या लगता है इस अगले 1 क्वार्टर में आप क्या अचीव करके दिखा सकते हो, क्या लगता है। आप उसको चैलेंज दे दो, वो अपने आप काम करेगा। आप उसको चैलेंज दो, है ना। अच्छे लीडर को हमेशा उसको 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 जिसकी ईगो जितनी ज्यादा हाई है उसको चुनौतियां और चैलेंजेस उतने ज्यादा पसंद है। वो चैलेंज दोगे ना तो भागेगा वो, है ना। लेकिन अगर उसकी आप चैलेंज नहीं दिया आपने उस आदमी को, तो क्या करेगा, तंग करेगा।
इसलिए आप जो है ना कीटा मत करो, किक इन दी एस नहीं, किक इन दी एस मतलब कंट्रोल पैराडाइम। एक होता है रिलीज पैराडाइम, कंट्रोल पैराडाइम, कंट्रोल करके काम कराना। एक होता है रिलीज पैराडाइम, उसके सारे पोटेंशियल को रिलीज कर देना, वो खुद भागे अपने आप ना भगाए, वो अपने आप भागे, है ना। वो होता है इन्वॉल्वमेंट से, आप इन्फॉर्म नहीं करें, इन्वॉल्व कर लें, तो उसको बोलेंगे रिलीज पैराडाइम, उसका पोटेंशियल निकल के आएगा। एक होता है कंट्रोल पैराडाइम। लेकिन इन दोनों से भी अच्छा होता है ग्रोथ पैराडाइम। ग्रोथ पैराडाइम सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ये क्या है, स्पोर्ट्स माइंडसेट के होते हैं, ये फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ये स्पोर्ट्स माइंडसेट के खिलाड़ी हैं, इनको जीतना है, लोग जीतना चाहते हैं, उनको जिताओ। आप धंधे को गेमिफाई करो, उनको खिलाओ, उनको उसको इतना गेमिफाई कर दो, लोग जीतना चाहते हैं उनको जिताओ। पीपल वांट टू विन, मेक इट अ विनेबल गेम। अगर उसको गेम बना दिया, स्पोर्ट्स बना दिया, वो जीतना चाहते हैं, स्कोर बोर्ड चालू हो गया, तो उनको लगा भागेगा, अरे थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया, भागेगा तो गेम बन जाएगा, एनर्जी आ जाएगा पूरा, है ना, पूरे माहौल के अंदर हिलने लग जाएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, एक है कंट्रोल पैराडाइम, हर समय कंट्रोल करके रखूंगा। एक है रिलीज पैराडाइम, मैं उनके पोटेंशियल को रिलीज कर दूंगा। एक है ग्रोथ पैराडाइम, जो कि स्पोर्ट्स का पैराडाइम है, वो सबसे ऊपर पैराडाइम है। एक है हिडन पैरासाइट, ये चौथा भी है, हिडन पैरासाइट। ये कुछ ऐसे भी पैरासाइट होते हैं जो छोटी छोटी तनख्वाहों पे आकर के एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जब ये कंपनी में ज्वाइन करते हैं प्रांशु रंजन जी, ये नहीं देखते कि यहाँ पे करना क्या है, ये ढूंढते हैं यहाँ पे चलती किसकी है। ये नहीं देखते यहाँ पे आके करना क्या है, ये ढूंढते हैं यहाँ पे चलती किसकी है। जिसकी चलती है उसकी शरण ले लेते हैं, तो ये छुपे रहते हैं, ऐसे हिडन पैरासाइट है। ये कंपनी में बड़ी चोरी नहीं करेंगे, ये आपके यहाँ से पानी की बोतल चोरी करके लेके जाएंगे, टॉयलेट का टिश्यू पेपर चोरी करके लेके जाएंगे, 2 पेन चोरी करके लेके जाएंगे, इससे बड़ी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन ये छुपे रहेंगे, ये छोटा छोटा, इतने बड़े भैंस या गाय या किसी हाथी के ऊपर छोटा सा कीड़ा आकर के कितना खून पी लेगा, है कि नहीं है। 5 लीटर खून थोड़ी पी जाएगा, और थोड़ा सा पी के चला जाएगा। पैरासाइट है, छोटा सा है, नुकसान करता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, ज्यादा असर भी नहीं आएगा आपको, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा उसकी तरफ में। तो ये मैंने आपको 4 पैराडाइम बताए। ये 4 पैराडाइम कौन से, कंट्रोल पैराडाइम, ग्रोथ पैराडाइम, रिलीज पैराडाइम या हिडन पैरासाइट। तो आपको पॉजिटिव सीटा बिल्ड करना है और कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स को याद रखना है। जैसे ही आपने कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स किया, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, बॉस यहाँ काम करोगे ना तो मेरिटोक्रेसी है, मेरिट पे यहाँ पे बॉस जो है ना, मेरिट पे सबको आगे बढ़ाता है। काम करके दिखाओ, यहाँ पे इज्जत मिलती है, काम करके दिखाओ, यहाँ पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने वो किया, आपने जब वो करके दिखाया, आपने बाद आपने जैसे किसी ने अच्छा काम किया, आपने सबके सामने तारीफ कर दी। किसी को डांटना है तो अकेले में तारीफ करनी है, सबके सामने समझ में आ जाएगा। इस बात पे तारीफ की जाती, सारे वही करने लग जाएंगे, इस बात पे तारीफ की जाती, सारे वही करने लग जाएंगे। अरे प्रांशु सर सुनो ध्यान से, पीपल डोंट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट, दे डू व्हाट यू इंस्पेक्ट। ओह क्या गोल्डन स्टेटमेंट है, पकड़ो ध्यान से, लिख लो उसको। पीपल डोंट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट, दे डू व्हाट यू इंस्पेक्ट। लोग वो काम नहीं करते जो आप उनसे बोलोगे कर लो कर लो कर लो, लोग वो काम करते हैं जिसकी आप चेकिंग करोगे। आप जिस चीज को चेक करना शुरू कर दोगे वो काम होने लग जाएगा। आप जिस चीज को चेक करना शुरू कर दोगे, पीपल डोंट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट, दे डू व्हाट यू इंस्पेक्ट। हाँ, इसलिए दर्जी भी क्या करता है, 2 बार नाप 1 बार काट, आते ही नहीं काटना शुरू कर देता है, पहले 2 बार नापेगा फिर 1 बार काटेगा। तो जिस चीज को आप 2 बार नाप लोगे ना, उसमें गलती नहीं होने वाली है। जिस एम्प्लॉय को जिस एरिया पे, जिस केपीआई पे, जिस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे, जिस काम पे आप उसको चेक करना शुरू कर दोगे, वो काम वो ठीक करेगा। जिस पे चेक करना बंद कर दोगे, वो काम करना बंद कर देगा। बड़ा सिंपल सा रूल है, पीपल डोंट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट, दे डू व्हाट यू इंस्पेक्ट। इसीलिए कैच पीपल डूइंग राइट थिंग, जो चीज आप चाहते हो सब करें, उस चीज के लिए पब्लिक में तारीफ करना शुरू कर दो, सारे लोग अपने आप करने लग जाएंगे। पांचू सर मैं चलते रहूंगा, ऐसे आप रोक दिया करो बीच में मेरे को। अगला प्रश्न ले लो आप। सर मन में यही करता है कि आप चलते ही रहो, पर ठीक है, सवाल सबके लेने हैं मुझे। अगला सवाल पूछा है। अच्छा, अब मैं सबको बता दूं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज लेके आया हूँ। गुड न्यूज क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, क्या होता है ना, ईमानदारी दिखाना बहुत मुश्किल होता है, इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। तो हमारे को 2 साल लग गए ये समझाने में कि हम ईमानदार थे, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो इस पे एक बहुत बड़ा गुड न्यूज भी लेके आया हूं, जो मीटिंग के एंड में एक सरप्राइज लेके आया हूं आपके लिए, जो बताऊंगा। अगला सवाल पूछा है सर सुभाष जी ने, सुभाष सहरावत जी ने पूछा है, पानीपत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्टोर चलाता हूं मैं। यहां पे हम मोबाइल, हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचते हैं। सर ऑनलाइन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि कस्टमर आता तो है, लेकिन या तो खरीदता नहीं है, और अगर गलती से कुछ खरीद भी ले तो वापस लौटकर कभी नहीं आता है। सर प्लस कुछ ऐसा बताइए कि कैसे मैं अपने कस्टमर को रिटेन कर पाऊं और वो मेरे पास वापस आए, बार बार आए। तो बेसिकली कस्टमर रिटेंशन का सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वही माल बेच रहे हैं, सारे के सारे बेच रहे हैं, ऑनलाइन भी बिक रहा है। इसीलिए इनको लग रहा है कि भाई कस्टमर आया, एक बार लिया, या यहाँ से आकर के उसने हमारे साथ आकर के देख लिया प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ऑनलाइन जाके खरीद लेता है, कस्टमर रुकता नहीं है। पहला रूल क्या है, याद रखो, एक कस्टमर एक सेल नहीं होना चाहिए। एक बार और, एक कस्टमर एक सेल नहीं होना चाहिए। एक बार और, एक कस्टमर एक सेल नहीं होना चाहिए। अपना ना एवरेज अपना जो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको बढ़ा दो, कॉम्बोज लॉन्च करने शुरू कर दो, है कि नहीं। कुछ चीजें ऐसी करो जिससे क्या, देखो पता क्या, मोमोज के बारे में सुना ना, मोमोज के बारे में आप जानते हो? संजय मित्तल जी, मोमोज खाए हैं कभी? संजय मित्तल जी, प्रेम शंकर जी, मोमोज खाए नहीं खाए कभी?
अब मोमोज जो होते हैं ना, वो ठेले पे भी लड़का खड़ा होता है ना, ऐसा 20 रुपए का मोमो का प्लेट बेचता है, उसमें 4-5 मोमो भी होते हैं, हरी चटनी, लाल चटनी, स्वीट चिली सॉस, मुंह में पानी आ गया होता है, मोमोज बेच रहा होता है। अब मोमो 20 रुपए का बिक रहा है। अब मोमोज तो मोमोज ही है ना, 20 रुपए के बिकेंगे, बहुत हो गया, 30 रुपए के बिक जाएंगे, ज्यादा आपने अच्छे बना दिए, 40-50 रुपए के बिक जाएंगे, पर है तो मोमोज ही ना। अब मोमोज से कोई 300 रुपए थोड़ी देगा। तो वाव मोमोज को बहुत दिक्कत आ रही थी। जब वाव मोमोज को इतनी दिक्कत आने लगी, भाई दिक्कत आ रही, दिक्कत आ रही, दिक्कत आ रही, तो उन्होंने क्या कि कॉम्बोज बनाने शुरू कर दिए। तो कनेक्टेड रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड करो, तो एक कस्टमर आए 4 आइटम लेके जाए, पहला चीज। तो आपका क्या हो गया, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू चेंज हो गया, आपका बकेट वैल्यू चेंज हो गया, बकेट वैल्यू चेंज होते ही आपका रेवेन्यू अपने आप ही 1.5 गुना 2 गुना अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉम्बोज बनाने की कोशिश करी। अगर आप कोई ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं तो वो भी कॉम्बो बेचने की कोशिश करते हैं, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वो भी साथ में इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करता है, आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, 4 ब्लड टेस्ट कराते हो, तो वो भी आपको क्या करता है, 108 ब्लड टेस्ट का कॉम्बो पकड़ा देता है कि ये पूरा का पूरा ही कर देंगे हम लोग। आज अगर आप किसी बगीचे के अंदर माली से कुछ पौधे खरीदने जाते हो तो वो डेकोरेटिव आइटम भी बेच देता है आपको। ये भी क्या कॉम्बोज है, आंख बंद कर रहा हूँ, आइडिया आते जा रहे हैं दिमाग में बहुत सारे। तो ये कनेक्टेड रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इन पे ध्यान दो। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा जो भी कस्टमर आया है उसको डिलाइट इंजीनियरिंग क्रिएट करके दो। डिलाइट इंजीनियरिंग का मतलब है, देखो पता है क्या, ह्यूमंस आर इमोशनल एंड बिजनेस इज लॉजिकल, ये दोनों साथ में चलते नहीं है। मैं खुद ही स्वाद बहुत लेता हूँ साथ में बोलते बोलते ना, मजा आता है। ह्यूमंस आर इमोशनल एंड बिजनेस इज लॉजिकल, बिजनेस नंबर पे चलता है, ह्यूमन इमोशन पे चलता है, दोनों को कैसे जोड़ना है। आपने क्या करना है, अपने इमोशनल कस्टमर को उससे लॉजिकल बिजनेस कराने के लिए पहले उसके इमोशन को जीतना है, पहले उसके दिल को जीतना है। जब आपने उसके दिल को जीत लिया तो बिल आप अपने आप भर के जाएगा। वो दिल और बिल ये साथ में चलते हैं। अगर आपकी डीलिंग ठीक हुई तो फिर आपकी फीलिंग ठीक होगी, तो भी आपकी डीलिंग ठीक होगी, कस्टमर की फीलिंग ठीक होगी तो डीलिंग ठीक होगी। अभी समझ लेते हैं डिलाइट इंजीनियरिंग होता क्या है। पहले पकड़ लो डिलाइट इंजीनियरिंग, डिलाइट इंजीनियरिंग, डिलाइट इंजीनियरिंग यानी कि जाने से पहले पीक एंड रूल, उसका इमोशन पीक पे होना चाहिए जिससे मैं वो जा रहा हूं आपके गले से निकल के। पानीपत के महाराज ध्यान से सुनो, पानीपत में बहुत लड़ाई हुई थी, लेकिन आपको नहीं करनी लड़ाई। आपको क्या करना है, पानीपत में जब कस्टमर आपके यहां से निकल रहा हो, सबको बता रहा हूं आंसर, खाली पानीपत के महाराज को नहीं बता रहा हूं, सारे सुन लो। कुछ लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट इमोशन क्रिएट करने वाली एक्टिविटी सोचो दिमाग में। क्या बोला मैंने, लो कॉस्ट लेकिन हाई इंपैक्ट इमोशन। इमोशन कुछ भी कर लो, सब्जी खरीदने में जब कोई औरत, सदियों से हम देख रहे हैं सब्जी खरीदती है, वो सब्जी उसकी अपनी होती है, धनिया फ्री का होता है, उसको खुशी सब्जी पे कभी नहीं होती है, उसको धनिया पे खुशी होती है। ये जिंदगी में धंधे में अपने दिमाग में डाल लो, उसको बोलते हैं डिलाइट इंजीनियरिंग। आज भी मैंने जिंदगी में जितनी बार सब्जी बाजार में जाके खरीदी, मंडी जाता था सब्जी खरीदने के लिए, है ना, क्यों बाजार से नहीं खरीदता था, मंडी से खरीद रहा था, सस्ती पड़ती, थोड़े पैसे बचाने के लिए। दूर दूर मंडी में सब्जी खरीदने। आज भी मुझे याद है जिंदगी में 2 ही 3 सब्जी वाले पूरी जिंदगी में मिले मुझे ऐसे, जिनके तराजू में कांटा बीच की जगह थोड़ा मेरी तरफ हिल गया था। अब चाहे वो 5 रुपए का ही सामान उसने एक्स्ट्रा दिया, पर वो 5 रुपए का मेरे को आज तक याद है, वो 2 लोगों को 5 रुपए एक्स्ट्रा देना मुझे आज तक याद है। इसको बोलते हैं डिलाइट इंजीनियरिंग। जिंदगी में दोबारा लेना होगा उसी से लूंगा। डिलाइट इंजीनियरिंग का मतलब है लो कॉस्ट लेकिन हाई इंपैक्ट, ऐसा कर दिया कि उसके बाद मैं हर बार उसके पास जाता था। क्यों, मेरे को ये नहीं कि उसके 5 रुपए से आज मैं कमा के करोड़पति बन गया, पर यह है कि वो इमोशन क्रिएट करके दिया उसने, लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आपको सोचना पड़ेगा। जाते वक्त क्या उसको नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी दे सकते हो, या कोई एक्सटेंडेड वारंटी उसको जाते वक्त दे सकते हो, एकदम मुस्कुरा दे, या कोई उसको बर्थडे सरप्राइज दे सकते हो, इस महीने आपका बर्थडे था, या उसको कोई फ्री वाईफाई दे सकते हो जिससे मैं वो बैठा हुआ था, या उसको कोई फ्री ऑल्ट्रेशन दे सकते हो, कपड़े दिए तो बोला आपको फ्री ऑल्टर करना हो तो हम करा देंगे आपको, आप चिंता मत करिएगा, आप हमारे परिवार के। या फ्री में आपने खिलाए हुए 2 समोसे भी उसको बहुत भारी पड़ जाते हैं, उसको लगता भैया खिलाया इसने, अब तो खरीद के जाना पड़ेगा। फ्री में आपने उसको 1 गिलास लस्सी भी पिला दी ना, जोर से आवाज मार करके, ओ बेटा ओए ताज वाली ओबरॉय वाली लस्सी लाइयो, ओ समझ गया। अब वो कस्टमर ना बेचारा इतना दबाव में आ जाता है, ताज वाली ओबरॉय वाली लस्सी भाई 20 रुपए की थी, बाजार से लेकर, लेकिन जब प्यार से उसने पिलाई ना, बड़ा आपको अपना मान करके, तो वो सर बोलते डिलाइट इंजीनियरिंग। आपने उसको गिफ्ट रैपिंग, सर मैं इसको रैप करके दे दूं, है ना, घर पे बच्चों के पास लेके जाओगे ना, वो जब खोलेंगे, वो खोलने का एक्सपीरियंस से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। आप भी कहते हो कितना सोचता है बंदा। अब वो रैपिंग के 20 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे थे, लेकिन वो उसको 2000 रुपए नहीं, उसको आपके 20 रुपए पसंद आए। वो 2000 रुपए की ट्रांजैक्शन करी, उसकी वैल्यू नहीं, वो आपको 20 रुपए उसका पसंद आए। इसे क्या बोलेंगे, पीक एंड रूल। जाते वक्त इमोशन को ऊपर लेके जाओ।
क्या आप उसे बोल दो कि आपने सामान ले लिया, भाई साहब कहाँ आप उठाते फिरोगे, चिंता मत करो, मैं फ्री एंड फास्ट होम डिलीवरी करा देता हूँ आपके घर पे। फ्री एंड फास्ट होम डिलीवरी आपने बोल दिया, उसने कहा, यार ये कितना सोचता है कि मेरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा, ये लड़का साथ में भेज रहा है मेरे। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये कोई फ्री अपग्रेड दे दिया आपने उसको। यानी होटल्स में भी होता है फ्री रूम अपग्रेड दे देते हैं, मुस्कुराहट आती है। आप फ्लाइट में भी फ्री सीट का अपग्रेड देते हैं। या आपने उसको जिस समय बैठा हुआ वो खाली 3 मिनट खाली, तो उसके सामने आपने एक ट्रे भेज दिया लड़का लेकर के, वहाँ पे 5 मैगजीन पड़ी है, वो ट्रे लेकर के ऐसे मुस्कुरा करके गया, ऐसे लेकर के, सर आप क्या पढ़ना चाहेंगे, कोई मैगजीन? कुछ नहीं, वो मैगजीन पढ़ के वापस रख देगा, है कि नहीं है? मैगजीन ने पन्ना फाड़ के थोड़ी जेब में डाल के ले जाएगा, ये न्यूज अच्छी लग रही है इसका पन्ना फाड़ के ले जाऊं। लेकिन आपने कहा खाली वो जेस्चर है, एक्सपीरियंस क्रिएट करके दे रहे हो आप उसे। आपने कोई कस्टमाइजेशन बोल दी कि मैं उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लूंगा, आपने उसके लिए एक्सप्रेस चेकआउट करके दे दिया। या आपने उसके साथ में कोई पेट आया तो पेट फ्रेंडली एम्यूनिटी क्रिएट कर रखी है, वो आपको देखना पड़ेगा कस्टमर कौन है, किस प्रकार का आपका। या आपने कोई आइटम, आप कोई बंदा आपके पास, अगर कोई सेलर आता है, सेलर बाहर नहीं बोल रहा हूं, वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, उसको बोलो मुझे कुछ फ्री सैंपल दे के जाओ। तो ऐसे फ्री सैंपल इकट्ठे करते रहो, जो भी अच्छा कस्टमर लगे, आपको लगे जिसका आरएफएम अच्छा है, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी अच्छा है, फ्री सैंपल पकड़ाओ, सर ये ट्राई करके देखिएगा कैसा लगता है। अरे मुस्कुराहट आ जाती है। गिफ्ट सबको पसंद है, गिफ्ट भगवान को भी पसंद है। भगवान को भी आप छोटा सा गिफ्ट लेके जाते हो, बूंदी का, मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपील तिहु लोको जागर। अब भगवान ने कोई थोड़ी भूख लगी थी उनको, लेकिन आप प्यार से लेके आए, वो आपकी भावना को देखते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भावग्राही जनार्दन। जो जनार्दन है भगवान, वो आपके भाव को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बोला ना, मैं बिजनेस लॉजिकल है लेकिन ह्यूमन इमोशनल होते हैं। उनके इमोशन को जीतने के तरीके आपको आने चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, पीक एंड रूल। जाते वक्त उसका जो इमोशन है वो पीक पे होना चाहिए। आपने कोई डिजिटल मोमेंटो बना करके दे दिया आपने, है ना, फोटो उसकी आपने खींची उस सामान के साथ में और आपने उसको शेयर कर दी, कितना अच्छा लगेगा। उसको पीछे बढ़िया सा फ्रेम लगा करके और नीचे आपने एक कोट लिख दिया, है ना, कि द कस्टमर ऑफ द मंथ, आपको रिकग्निशन हम करना चाहते हैं, कुछ भी आपने बढ़िया सा लिख करके दे दिया, कोई फ्री पिक एंड ड्रॉप दे दिया। कितनी चीजें कर सकते हैं। मुद्दा क्या है, अगर वो आपके पास आके मांग रहा है और खरीद नहीं रहा, तो आपकी सेल्स की टीम कमजोर है। अगर वो मांगने आया, मांगता है पर खरीदता नहीं है, तो आपकी सेल्स की टीम कमजोर है। लेकिन अगर वो आपसे खरीदता है और दोबारा आता नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट कमजोर है। अगर वो खरीदता है, किसी और को बताता नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट कमजोर है। अगर वो खरीदता है, रिपीट कर रहा हूं, दोबारा आता नहीं है, तो प्रोडक्ट कमजोर है। अगर वो मांगता है लेकिन खरीदता नहीं है, तो सेल्स की टीम कमजोर है। तो ये समझना पड़ेगा आपको। जब इनको समझेंगे तो उससे आपका कस्टमर बनेगा रिपीट कस्टमर। पानीपत की लड़ाई नहीं होगी कोई भी, उसके बाद रिपीट कस्टमर बन जाएगा आपका लॉयल कस्टमर, और जब वो हो गया आपका लॉयल, तो वो बन जाएगा आपका प्रमोटर। पूरे पानीपत में आपके नाम का गाना गाएगा, आपकी जय जयकार करेगा, और उसके बाद बन जाएगा 5वें लेवल पे आपका एडवोकेट, यानी कि आपकी वकालत भी करेगा। अगर आपसे कोई गलती भी होगी तो जोर जोर से चिल्ला के बोलेगा, भाई साहब बंदे से गलती हुई है, बंदा गलत नहीं है। क्या, बंदे से गलती हुई है, बंदा गलत नहीं है, आपका एडवोकेट बन जाएगा, है कि नहीं है? तो ये आपको देखने के लिए केपीआई ट्रैक करने चाहिए। केपीआई क्या होते हैं, नंबर ऑफ रीपर्चेज अपॉन यूनिक परचेज। यूनिक परचेज क्या हो गया, 1000 परचेज हुई मेरी, उसमें से रीपर्चेज कितनी थी, 200, यानी कि आपका 20% रीपर्चेज रेट चल रहा है। अब इस 20% को 30% कैसे करूं, 1000 यूनिक परचेज में मैं 300 रीपर्चेज कैसे करा दूं मैं? तो वो देखा आपने, तो क्या पुराने कस्टमर को वापस लाने के लिए आपने रेशियो को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। बोला मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब कोई बात नहीं, वेंडर आएगा अपने आप सिखा के जाएगा। 50 हजारों वेंडर घूम रहे हैं बाजार के अंदर टेक्नोलॉजी के, 7 वेंडर को फोन करोगे, अपने आप आके खुद ही सिखा के चले जाएंगे टेक्नोलॉजी का ये फायदा, इसको कैसे लगाते हैं, तो आप में लगा कर दे देगा। मोबाइल नंबर यूनिक होता है, यूनिक मोबाइल नंबर से आपको पता चल जाएगा भाई मेरे रीपर्चेज कितनी हुई है, और इससे आपको पता चल जाएगा भाई आपके कितने प्रमोटर हैं बाजार के अंदर। या फिर नंबर ऑफ कस्टमर बाइंग सिंगल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर बाइंग मोर देन वन प्रोडक्ट, इससे भी समझ में आ जाता है भाई अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। एक आदमी एक आइटम मांगने आया, आपने दूसरी आइटम पुश क्यों नहीं करी? बचपन से देख रहा हूं मैकडॉनल्ड, जब बचपन में जाया करता था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, बात कर रहा हूं सन 2005 की 4 की, मैकडॉनल्ड में जा बर्गर मांग रहे हो, बार बार बोल रही है वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। नहीं नहीं, मैं बर्गर खाना है जी। अच्छा वो तो ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। नहीं मैं बर्गर खाना है जी, बर्गर ना, ठीक है वे गेटिंग द बर्गर बट वुड यू आल्सो लाइक टू हैव सम फ्राइज विद इट। वो 3 बार उसने पूछ लिया। अब 3 बार उनके यहाँ पे मैंने बाद में जाकर के उनका एनालिसिस चेक किया, वो कहते 3 बार पूछने पे 30% लोग फ्राइज ले लेते हैं, क्योंकि उसने पूछ लिया बस। बर्गर जिस समय ले रहे थे पूछ लिया वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट, इस चक्कर में फ्रेंच फ्राइज भी साथ में बिक गए, है कि नहीं? तो आप ये देखो कि कितने कस्टमर आए और उसमें से कितने लोगों ने रेफरेंस दिया। डिनोमिनेटर में कितने कस्टमर आए 1000, न्यूमिनेटर में कितने कस्टमर ने दूसरों को भी लेके आए 100, तो यानी कि आपका रेफरल रेट 10% चल रहा है। तो रेफरल रेट इंप्रूव कराओ, उसको इंप्रूव करो, है कि नहीं है? तो आप देखो आपका एवरेज रिस्पांस टाइम कैसा है, कस्टमर आते ही कितनी जल्दी आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बोला कस्टमर आते ही पहले 3 सेकंड के अंदर हम उसका अटेंशन कैप्चर कर लेते हैं, वो था एवरेज रिस्पांस टाइम।
एवरेज हैंडलिंग टाइम, 1 घंटा बैठे हैं बतियाए जा रहे हैं, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं दी जाती है कस्टमर को। जिस तरफ कस्टमर का ध्यान जा रहा हो उसी तरफ आपका भी ध्यान जाना चाहिए। इसको बोलते हैं एवरेज हैंडलिंग टाइम। एक कस्टमर को बेचने में आपको 1 घंटा लग रहा है कि एक कस्टमर को बेचने में 12 मिनट लग रहा है कि एक कस्टमर को बेचने में 9 मिनट लग रहा है, आप कितने इंटेलिजेंट है वो उस पर डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं एवरेज हैंडलिंग टाइम, है कि नहीं? तो मैं कभी कभी ना इतना खुद भी मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो देखो आंसर देते जाता हूं ट्रांसफ्यूजर, मेरे को मन करता है, अब उसने पूछ लिया पानीपत वाले भाई ने तो मेरा आंसर चलता रहे। लेकिन मुझे उम्मीद करता हूं इससे बहुत लोगों को फायदा हो। मैं इतना प्राउड फील करता हूं कि जो हमने इनिशिएटिव लिया उससे बहुत लोग ग्रो कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है। क्योंकि अब जो हम काम कर रहे हैं हमारा एक ही रूल है, मेक कस्टमर विन। आप जीतने चाहिए, आप जीते तो हम जीते। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा गाना है वो, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, सुना होगा आपने, है कि नहीं है? मैं 100 प्रोग्राम नहीं चलाता, एक प्रोग्राम चलाता हूं बस। मैं 100 प्रोडक्ट नहीं बेचता, एक प्रोडक्ट बेचता हूं बस। मैं स्टार प्रोडक्ट कंपनी हूं, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हूं, और उससे आपको 100 गुना ग्रोथ तक लेके जाता हूं, क्योंकि मैंने उस एक चीज को इतना रिफाइन कर लिया, इतना रिफाइन कर लिया और ऐसा डिफाइन कर लिया कि बिजनेसमैन से इतनी मेहनत कराता हूं, इतनी मेहनत कराता हूं कि कहीं शुरू शुरू में तो बोलते हैं बिंद्रा जी ने जीना मुश्किल कर रखा है, लेकिन जब करोड़ों का टर्नओवर आता है तो कहते हैं अब जीने में मजा आ रहा है। पहले क्या कहते हैं, जीना मुश्किल कर रखा है, अब कहते हैं जीने में मजा आ रहा है कि नहीं है? तो जीना का इसी का नाम है भैया। अब जीना जीना से याद आ रहा है, मेरा एक क्लाइंट है, जीना सीखो, जीना सीखो। बेचारे जब हमारे पास आए थे तो कहाँ 20-30 करोड़ का रेवेन्यू था सर, आज रेवेन्यू तो 400-500 करोड़ होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मार्केट कैप आज उनकी 8,000 करोड़ है। लिस्टेड कंपनी है जीना सीखो, जाके मोबाइल पे चेक कर लो, गूगल पे फटाफट से जाके किसी भी साइट पे चेक कर लो, जीना सीखो। आचार्य मनीष हमारे साथ में, हमारे हर इवेंट में उनके पार्टिसिपेंट आते हैं। आचार्य मनीष से मिलवा सकते हो तो भाई जल्दी मिलवा दो, अगर नहीं मिलवा सकते तो मैं आगे बढ़ता हूं। मिलवा रहे हो आप आचार्य मनीष से? चलो मिलते हैं आचार्य मनीष से। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। 2017 में मैं भी सर से पहली बार यहाँ एज ए पार्टिसिपेंट ही मिला था। 2016 में सर चंडीगढ़ आए थे, उसके बाद 16 में हमारी दोस्ती हुई, तो 17 में लीडरशिप फनल इनका एक प्रोग्राम होता है ना, उसमें हमारी कंपनी के 17-18 लगातार अब तक हम अपनी कंपनी से हर बार इनके लीडरशिप फनल में 10, 15, 20, 25 पार्टिसिपेंट भेजते रहते हैं। जो कंपनी नई ज्वाइन करता है कि सीखो बिजनेस के गुर, तो अच्छी जगह है, आप लोग भी सीखो, आगे बढ़ो। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। अभी हम लोग पूरे भारत में, हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की चेन है और अभी लगभग 58 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं और 70 के लगभग क्लिनिक्स है। धन्यवाद, थैंक यू। ये जो जीना सीखो में कंपनी है, अगर आप इसका मार्केट कैप चेक करोगे, कंपनी को लिस्टिंग कराया, आईपीओ तक लेके गए, 450 करोड़ 500 करोड़ तो इनका रेवेन्यू है। ये वीडियो भी थोड़ा पुराना हो गया, परंतु आज इनका मार्केट कैप 8,000 करोड़ पार कर चुका है। इस समय 8,000 करोड़ पार कर चुके हैं। देखो, अगर सही स्ट्रैटेजी और फ्रेमवर्क से बिजनेस बड़ा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत लोगों ने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब इतने लोग कर चुके हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कमाले क्यों रुक रहे हो आप लोग? ये जर्नी है आइडिया टू आईपीओ। आप अगर 5, 10, 20 करोड़ पे कहीं अटके हो, 2 करोड़ पे कहीं अटके हो, व्हाट्सएप पे आपको पी लिखना है, वो याद रखिएगा, तभी आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो मैं आगे बढ़ता हूं, प्रांशु सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। मैं फैन होता चला जाता हूँ सर, मतलब फैन से बड़ा कोई शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, वरना मैं वो यूज करता। बहरहाल ऐसा है, पी तो लिखना है, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप पूछ सकते हो जिसने बुलाया है उससे, मैं तो मीटिंग के एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी के अभी आप पी लिख के, हो सकता है वो आपको बता दे। बहरहाल सर, एक क्वेश्चन पूछा है मेरे से, मतलब ये क्वेश्चन काफी आया था कि सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम इतना महंगा आखिर क्यों है? ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल स्किप कर सकते हैं, या हंस को मन नहीं कर रहा है मेरा आंसर देने का, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ। सी, कोई भी चीज महंगा होता है, सबसे पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए, महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट? महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, है ना? वैल्यू होती है ना? आपको हवाई जहाज भी मुंबई लेके जा रहा है और ट्रेन भी मुंबई लेके जा रही है, लेकिन स्पीड का अंतर कितना? 10 गुने का अंतर है। 10 गुने का अंतर है, इसलिए थोड़ा प्राइस ज्यादा है उसका, ट्रेन से थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है। देखो, आपको रिटर्न में क्या मिलता है, ग्रोथ कितनी मिल रही है, स्पीड कितनी मिल रही है, आपके खर्चे कितने घट रहे हैं, आपका मुनाफा कितना बढ़ रहा है, आपका मार्जिन कितना चेंज हो रहा है, आपका कैश फ्लो कितना बेटर हो रहा है, आप नया कस्टमर कितना एक्वायर कर पा रहे हो, उससे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पता चलती है कि एक्चुअली लीडरशिप फनल की टोटल कॉस्ट क्या आई। आपने कहां पे कमाई बढ़ाई और आपने कहां खर्चा घटाया, उससे समझ में आएगा लीडरशिप फनल की कॉस्ट क्या है। लीडरशिप फनल की कॉस्ट को महंगी या सस्ती है, उसकी वैल्यू से समझ में आता है ना, रिटर्न में क्या मिल रहा है, बदले में क्या मिल रहा है। भाई, कोई भी चीज महंगी है इन कंपैरिजन टू व्हाट? 3 दिन का बिजनेस प्रोग्राम हम करते हैं, लाइव करते हैं, आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर वहां प्रोग्राम अटेंड करते हो, हमारे साथ में रहते हो आप वहां पे। आप ये समझ लें कि अगर आप मुझे कोई प्राइवेटली कोई कॉर्पोरेट बुलाए तो 18 लाख रुपए पर डे, 3 दिन के 52 लाख रुपए हो गए। आप 3 दिन मेरे साथ में रहते हो,
है ना। यहाँ पे आपको वही सेम नॉलेज 5 स्टार एनवायरनमेंट में अंदर सारे मील्स के साथ में, सारे कोचेस के साथ में, सारे कंसल्टेंट्स के साथ में, सारे ग्रोथ एडवाइजर्स के साथ में, सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ में आपको पर्सनली क्वेश्चन आंसर्स के मौके मिलते हैं। वहाँ पे अलग अलग ब्रेकआउट सेशन होते हैं, आपके डेडिकेटेड कोच आपको 1 साल के लिए मिलता है। ये सारे बिजनेस कोचेस टॉप एमबीए कॉलेजेस के पढ़ करके आए, सालों का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने उनको पर्सनली ट्रेन किया है। अब जब सालों का एक्सपीरियंस है तो उसके बाद फिर ना आप यहाँ पे ये मत देखिए आप मैकेंजी है, अर्नस्ट एंड यंग है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, प्राइस वाटर हाउस कूपर है, डेलॉइट है, मर्सर है, या जीटी है, ग्रैंड थॉर्टन है, ये सब भी कंसल्टिंग करते हैं, सिखाते हैं। लेकिन यही अगर आपको ये चीज सिखाए तो 50-60 लाख रुपए ले लेंगे। यहाँ क्या है, अलग अलग कैटेगरी में 1-2 लाख रुपए का प्रोग्राम होगा आपके लिए। तो और ये आपका 12 महीने अगर मॉनिटर करें प्रोग्रेस, तो आपको आरओआई देखना चाहिए कि बदले में वैल्यू क्या मिलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं कॉस्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमेशा वैल्यू इंपॉर्टेंट है। बचपन से सामने समझ, भाई मैंने क्या दिया, मुझे क्या मिला, वो बता दो। अगर आपने देखो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने पीछे 5 गुना 10 गुना ग्रोथ किया स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके, आपने 5 गुना 10 गुना नहीं किया, आपने खाली 20% भी ग्रो कर लिया। केवल 20% बोल रहा हूं मैं, 200% नहीं बोल रहा कि 2 गुना, 400% नहीं बोल रहा कि 4 गुना, 1000% नहीं बोल रहा मैं कि 10 गुना। मैं बोल रहा हूं केवल आपने 20% ग्रो किया, है ना। तो भी आपके पैसे तो बहुत ज्यादा, कई गुना वसूल हो गए। जितना आप ग्रो कर रहे हो, आप 300 तरह करके लाइक माइंडेड बिजनेसमैन के साथ वहां रहते हो, वहीं पे ही 2-4 कोलैबोरेशंस तो मैं हर बैच में देखता हूं लोगों के साथ में हो जाती हैं। क्योंकि जैसे आपका नेटवर्क वैसा ही आपका नेटवर्थ। एक सिंगल पार्टनरशिप कोलैबोरेशन, एक बड़ा कस्टमर वहां मिलता है, इंस्टेंटली आपको लाखों रुपए का धंधा वही मिल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे वो थोड़ी आते हैं कि कोई स्टूडेंट या कोई कॉमेडी या जोक या म्यूजिक सुनने वाले लोग। हमने जब लूनो सोलर को अपने साथ में ऑनबोर्ड किया था लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, तब 10 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं था। 10 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं था। आज दूसरा साल खत्म हुआ, तीसरा साल चल रहा है। वो 10 करोड़ से 80 करोड़ में पहुंचे और इस साल 350 करोड़ कर रहे हैं। 10 करोड़ से 80 करोड़, इस साल 350 करोड़, 30 गुना से ज्यादा का ग्रोथ 3 साल के अंदर। अभी बताओ क्या आरओआई है, क्या महंगा है, क्या सस्ता है, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, वैल्यू कितनी क्रिएट करते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट कॉस्ट, इट इज अबाउट वैल्यू। आज लूनो सोलर के साथ में हमने क्या किया, लूनो सोलर को हमने हमारे ही एक बड़े रेफरल के साथ में हमने उनको मध्य प्रदेश के अंदर 80 एकड़ जमीन दिलाई, 200 करोड़ का मैंने उनको ओसीडी दिलाया, ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी कि उनको फंड रेज करा के दिया 200 करोड़ का, ताकि वो 1000 करोड़ की ट्रैजेक्टरी अपनी कंप्लीट कर सके। और उनको आईपीओ तक लेकर के जा रहे हैं, हैंड होल्ड कर रहे हैं उनको, है ना। तो ये हजारों कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ लाख कमाए, लेकिन कुछ लाख लगाए लेकिन करोड़ों रुपए कमाए। तो ये टिकट जो है ना, एक होता है मैं कुछ खर्च कर रहा हूँ, एक होता है मैं अपने ऊपर लर्निंग वेकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। भाई मेरे को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये 250 ग्राम का मेरा जो दिमाग है ना, यही सब कुछ चला के देने वाला है। इसको मैं फटाफट ब्रशअप करूँ 3 दिन बैठ करके, और 1 साल के लिए अपने एग्जीक्यूशन में, अपने कैश फ्लो की एग्जीक्यूशन, वर्किंग कैपिटल की, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, सेल्स मार्केटिंग की, लीडरशिप की, मैन पावर हायरिंग की, टैलेंट प्रोग्रेशन की, प्राइसिंग की, कस्टमर सर्विस की, ये इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, 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 और कुछ नहीं। स्ट्रैटेजी शीट, एग्जीक्यूशन। इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके साथ बैठेगा, एग्जीक्यूशन। आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसा है, आप कितना कर्जा ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते हो, एग्जीक्यूशन। आपका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, वो निकाल करके दिखाया जाएगा आपको। तो आप क्या, कितना कर्जा ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते, ये एग्जीक्यूशन। एक होता है थ्योरी। तो ये प्रोग्राम ना, मैं कभी भी एक्सपेंस में बिलीव नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ। और ये वो एसेट है जो आपको हर हफ्ते, हर महीने, हर साल रिटर्न देता है। इसलिए लोग 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार आके अटेंड करते हैं। अभी आपने सुना आज एक बंदे से, वो तीसरी बार अटेंड करने आया। पहले बार था 2 करोड़ पे, उसके बाद पहुंचा 750 करोड़ पे, 2500 करोड़ पे, क्या बोल रहा है 25,000 करोड़ पे जाना चाहता हूं। मैं तीसरी बार अटेंड करने आया हूं। तो आपको एग्जांपल समझाता हूं, जो लोगों ने पैसा लगाया प्रोग्राम में, वो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया, टर्नओवर को कई गुना किया, 6 महीने के अंदर फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च कर दिए, बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लॉन्च किए, एक्सपोर्ट्स को बिल्ड किया। अगर धंधे को लेकर सीरियस हो तो अपने बिजनेस एडवाइजर को व्हाट्सएप पे पी लिख करके भेजो, नहीं सीरियस हो तो कोई बात नहीं। वैसे तो हमारे फ्री क्वेश्चन आंसर बीच बीच में कभी ना कभी होते रहते हैं। ओवर टू यू प्रांशु सर। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि जो आप पी लिख के मैसेज कर रहे हो, बहुत लिमिटेड लोगों को एक बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है। तो जो पहले पी लिखेगा उसी को मिलेगा। आगे चलते हैं सर। किसी ने पूछा है, मेरा नाम रमेश गुप्ता है, रमेश गुप्ता जी ने पूछा है, मेरे पास प्लास्टिक पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा बिजनेस है, लेकिन हर छोटा बड़ा काम मेरे ऊपर ही आ जाता है। चाहे डिजाइन सेलेक्ट करना हो, वर्कर्स को गाइड करना हो, या क्लाइंट से डील करना हो। मैं दिन रात काम करता हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि ग्रोथ रुक गई है। खुद सब कुछ अकेले नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं काम दूसरों को सौंप दूं तो डर लगता है कि वे सही से करेंगे या नहीं। समझ नहीं आता ऐसे में डेलीगेशन करूं कैसे, ये समझ नहीं आता इनको। चुन चुन के लंबे लंबे सवाल लेके आते हो आप प्रांशु सर। हाँ। तो ये गुप्ता जी हैं जो पूछ रहे हैं हमारे से कि भाई इनका जो है ना
पाइप मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। गुप्ता जी ने अपना रेवेन्यू नहीं बताया, जिससे मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ कि क्या बिजनेस का वॉल्यूम कैसा होगा। पर पाइप मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरे को मार्जिन का आइडिया है, कितना परसेंट मार्जिन, 6% के आसपास मार्जिन होना चाहिए। अगर मैं कॉम्स को देखूं बाजार में, मैं मान के चलता हूँ 40-50 करोड़ का रेवेन्यू जरूर कर रहे होंगे ये, क्योंकि इस समय ये वर्कर्स को गाइड करते हैं, क्लाइंट से डील कराने की बात कर रहे हैं और वर्कर्स काम नहीं कर रहे, यानी कि डेलीगेशन में फंसे हैं, तो 40 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू पे नहीं होंगे। इतना तेज तो हमारा दिमाग काम करता है कि हम समझ जाते हैं क्या बंदा कहाँ कितना काम कर रहा है, और किस उसके सवाल की स्टेज से समझ में आ जाता है उसके पीछे के बैकग्राउंड में, उसका संसार में क्या चल रहा है। तो सवाल से बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं। पहली चीज, आपने डेलीगेशन के लिए पूछा, तो एक रूल समझ लो, हमेशा कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो आपका काम संभाले, ताकि आप कोई नया काम संभालो। आपका काम ग्रोथ है, उनका काम ऑपरेशंस है। आपको हमेशा ऑपरेशन से बाहर निकल के ग्रोथ पे जाना चाहिए। ऑपरेशन समय अपने आप खा जाएगा, ग्रोथ के लिए समय निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन समय अपने आप खा जाएगा, ग्रोथ के लिए समय निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन समय अपने आप खा जाएगा, ग्रोथ के लिए समय निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन समय अपने आप खा जाएगा, ग्रोथ के लिए समय अलग से निकालना पड़ेगा। तो ग्रोथ के लिए समय निकालने के लिए आप क्या करो, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करो। एक फॉर्मूला दे देता हूं, टीआरए टीआरएस। टीआरए टीआरएस का मतलब क्या है, आपको अपनी हर मीटिंग के बाद में 6 चीजें लिखनी है। कितनी लिखनी है? 6 चीजें। मैं थ्योरी नहीं, एग्जीक्यूशन। कम ऑन, एग्जीक्यूशन एवरीबॉडी। अपने को खाली एग्जीक्यूशन पसंद है, फ्रेमवर्क पसंद है। 6 चीजें याद रखो। कौन करेगा, क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इसकी चेकिंग कौन करेगा। आराम आराम से समझाता हूं एक एक करके। ये 6 चीजें, अगर मीटिंग खत्म होते ही आपने 6 चीजें लिखवा ली, तो समझ लो काम हो जाएगा। अब कोई लीकेज ही नहीं रहेगी। लीकेज होती क्यों है? क्योंकि बोला कि सर मुझे लगा था ये करेगा, और मैं तो इसको बोल दिया, उसने उसको बोल दिया, और सबने सोचा कोई ना कोई कर लेगा। हर किसी ने सोचा सबने कर ही लिया होगा, और जब पता लगा तो किसी ने नहीं किया। ओहो, ये क्या हो गया, है कि नहीं? तो फिर इसके लिए तरीका क्या है? टीआरए टीआरएस। कोई मीटिंग खत्म हो, 6 चीजें लिख लो। कितनी चीजें? 6 चीजें। पहले जल्दी जल्दी बोलता हूं, फिर आराम समझाता हूं। कौन करेगा, क्या, अपनी उंगली से पकड़ के बोलता हूं ना ऐसा। हाँ, कौन करेगा, क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इसकी चेकिंग कौन करेगा। 6 चीजें लिख लो। अब पहले लिखो टी। टी का मतलब है टास्क, हमें करना क्या है इस मीटिंग के बाद, ये डिफाइन कर दो। आर, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, कौन करेगा उसका नाम लिख दो। ए का मतलब है एक्शन स्टेप, कैसे करेगा उसको फटाफट लिख दो 5 स्टेप में, क्या 5 एक्शन स्टेप्स होने वाले हैं। भाग ही नहीं सकता, पकड़ में आ गया। अब वापस आ गया टी, टाइमलाइन, ये भी लिख के दे दो कि कितने दिन में करेगा, 5 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में, 11 दिन में, 30 दिन में। टाइमलाइन लिख दो साथ में उसके आगे मीटिंग के बाद। फिर हो गया आपका 5वां आर। आर का मतलब होगा इसकी चेकिंग कौन करेगा। और लास्ट में हो गया एस। एस मतलब अगर कहीं फंसेगा तो उसको सपोर्ट कौन करेगा। तो बता देता हूं आपको दोबारा से, लिख लो भाई, टास्क क्या करना है मीटिंग खत्म होने के बाद, क्लियरली लिख दो ये करना है। रिस्पॉन्सिबल कौन करेगा, उसके आगे नाम लिख दो ताकि बच के ना भाग सके। एक्शन स्टेप कैसे करेगा वो पहले से लिख दो ताकि गलती ना हो। टाइमलाइन कब तक करेगा, उससे उसकी अकाउंटेबिलिटी मांग लो भाई, कितने दिन में दे देगा। रिव्यू, इसको चेकिंग कौन करेगा, ताकि मैं ना इसके अफसर के पीछे बैठा रहा हूं, इसके ऊपर एक चेकर होना चाहिए। मेकर अलग, चेकर अलग, मेकर अलग, चेकर अलग। मेकर यानी कि काम करता है, चेकर यानी कि चेकिंग करता है। मेकर जो आदमी काम करता है, चेकर जो आदमी चेकिंग करता है। चेकर को गलती निकालने के इंसेंटिव दो और मेकर को काम ठीक करने के इंसेंटिव दो। दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ में कभी जुड़ाव नहीं होएगा। मेकर को चेकर हमेशा चेक करता रहेगा, आपका क्वालिटी डिफेक्ट घटता रहेगा, आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, आपकी एफिशिएंसी आती रहेगी। इसको बोलते हैं मेकर अलग, चेकर अलग। तो रिव्यू कौन करेगा? एस, कहीं फंस गया तो सपोर्ट कौन करेगा। सो टी टास्क, आर रिस्पॉन्सिबल, ए एक्शन स्टेप, टी टाइमलाइन, आर रिव्यू, एस सपोर्ट। ये 6 चीजें, अगर आपने हर मीटिंग के बाद 6 चीजें लिख ली तो आपका डेलीगेशन जो है ना पूरी तरह से आपने अचीव कर लिया। आप डेलीगेशन में आपको तकलीफ कभी नहीं आएगी। इसलिए प्रांशु सर, अपना क्या है, ब्रांड प्रॉमिस है, आप कोई भी सवाल पूछो मैं फ्रेमवर्क दूंगा जिसको एग्जीक्यूट कर सकें। थ्योरी नहीं दूंगा जिसको खाली सुन के आदमी समझ के चला जाए। हर बार फ्रेमवर्क दूंगा, हर बार फ्रेमवर्क दूंगा। यही मेरी स्पेशलिटी है, एग्जीक्यूशन। जो लोग अटेंड कर चुके हैं और जो करते हैं हमारे साथ में, वो एक बात जानते हैं भाई, इनको बंदे को कोई थ्योरी पसंद नहीं है, केवल एग्जीक्यूट क्या हो सकता है वही करना है। इसलिए लीडरशिप फनल एक प्रोडक्ट इसलिए चला कर रखा है। लोग नई नई चीजें लेकर के आते, नई नई चीजें। आई एम नोन फॉर योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। आपकी आईपीओ की जर्नी अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो पूरा प्लान बनाना अपने को, उसकी पूरी तैयारी करनी है। ठीक है जी। तो हमने 6 चीजें लिखी, कौन करेगा, क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इसकी चेकिंग कौन करेगा। ये 6 चीजें हुए, TRA TRS। अब इसका फ्रेमवर्क लो। अब जब आदमी भी हायर करोगे ना, तो आदमी हायर करते वक्त 5 चीजें ध्यान रखो। पहली चीज, हमेशा A कैटेगरी आदमी हायर करो, क्योंकि अगर B कैटेगरी आदमी हायर करोगे वो C कैटेगरी काम करेगा, धंधा D कैटेगरी हो, कस्टमर D कैटेगरी आएगा, धंधा E कैटेगरी हो जाएगा, और बैलेंस शीट F कैटेगरी। F कैटेगरी मतलब फेलियर कैटेगरी हो जाएगी। इसलिए आदमी हमेशा A कैटेगरी हायर करो।
पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसके सब एक कैटेगरी आदमी है, उसके साथ जॉइंटली को क्रिएट करो कि हमारे को 3 महीने 6 महीने 1 साल में क्या अचीव करना है। जॉइंटली को क्रिएट करो, इन्वॉल्व करके। उसका भी अग्रीमेंट आ गया, आपका भी अग्रीमेंट आ गया, लिख दो। अब क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है, एक कैटेगरी आदमी है, आपने विजन मिशन, आपने विमोसा, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान बना लिया, VMOSA, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान बना लिया। धीरे धीरे बोल देता हूँ, बाई चांस लोग लिख रहे हो तो परेशान हो रहे होंगे यार, इतना तेज बोल देता है बंदा, लिख नहीं पाता है। विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान, विमोसा। आपने विमोसा बना लिया, उसके साथ में तीसरा स्टेप, अब उसको डिसीजन लेने दो, बीच बीच में घुसो मत। विजन आप तैयार करो, डिसीजन छोटे छोटे बोलेगा, है प्रांशु सर? विजन आप तैयार करो, डिसीजन छोटे छोटे बोलेगा, है कि नहीं प्रांशु सर? प्रांशु सर, जैसे हम घर पे होते हैं ना, है ना, सारे बड़े डिसीजन घर वाली लेती है ना। छोटे छोटे जो काम है, जैसे ईरान और इजराइल में युद्ध होना चाहिए, वो मेरे काम है। बाकी सारे डिसीजन हो, तो ऐसे ही आपने थोड़ा छोड़ना पड़ता है, थोड़ा छोड़ दो आप, है कि नहीं है? मतलब कोई छोटा सा काम है, बोलो क्या छोटा काम क्या है? वो छोटा काम ये है कि हमें देख रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ में अब ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे इस टैरिफ वॉर के अंदर। छोटी छोटी चीजें मेरे हिस्से में, बाकी सारे डिसीजन आप भाई करेंगे, बड़े बड़े डिसीजन वही करेंगे सारे। सो लेट देम, मेक देम फील। चौथा, उनके पास सक्सेस के पीछे, उनके पीछे कॉम्पनसेशन लगा दो। इसको बोलते हैं वाइब, वाइब, VIBE। हर चीज में फ्रेमवर्क फॉर्मूला देता हूं प्रांशु सर। वाइब, वाइब का मतलब VIBE, यानी कि मतलब वेरिएबल देना है कि इंसेंटिव देना है कि बोनस देना है कि इक्विटी देना है। इक्विटी मतलब हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। वेरिएबल देना है, VI इंसेंटिव देना है, B बोनस देना है, E इक्विटी देना है, उसके पीछे कॉम्पनसेशन लगा दो। समझ में आ जाएगा? अब पांचवा स्टेप क्या है? उनको उड़ने दो, पंख लगा दिया आपने, अब बीच में टोका टाकी मत करो। तो पहला चीज एक कैटेगरी आदमी, दूसरा जॉइंटली आपने डिसीजन लेना है, तीसरा अब जॉइंटली विजन क्रिएट करना है, तीसरा छोटे डिसीजन सारे वही लेने दो, चौथा उसके हर रिजल्ट के पीछे कॉम्पनसेशन ऐड कर दो, जिसको मैंने बोला वाइब, वेरिएबल, इंसेंटिव, बोनस, इक्विटी, और पांचवा अब उनको उड़ने दो, बार बार रोको टोको मत, क्योंकि देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर चने बांटोगे तो बंदर आ जाएंगे। क्या? अगर चने खिलाओगे तो बंदर आ जाएंगे, इसलिए बादाम खिलाने की क्षमता बिल्ड करने की कोशिश करिए, ताकि आपको मैनेज ना करना पड़े। अगर आप मैनेज करते रहे हर चीज, तो आप डैमेज करते रहोगे हर चीज। आप ऑपरेशन से बाहर निकलो, ग्रोथ पे जाओ, जिससे धंधा डबल ट्रिपल होता है, वो आपके काम है। जो एग्जिस्टिंग धंधा मैनेज करना है, वो टीम का काम है। जिससे धंधा डबल ट्रिपल होता है, वो आपका काम है। जो एग्जिस्टिंग मैनेज करना है, वो टीम का काम है। ये दो अलग प्रकार के काम होते हैं, एक होता है OOT, एक होता है GOT। एक होता है OOT, एक होता है GOT। OOT होता है ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क, GOT होता है ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क। ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क आपके हैं, जहां से धंधा डबल होता है। ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क टीम के हैं, जहां से धंधा मैनेज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई लोगों? मैं ये जो लीडरशिप फॉर्म में सिखाता हूँ ना, सब चीजें, ये कोई किट्टी पार्टी थोड़ी है कि चाय बिस्किट खाए और निकल लिए। ये SOPs है, ये टीम के KPI डैशबोर्ड है, स्कोर बोर्ड बनाने होते हैं, सेल्स के फनल सेट होते हैं, ताकि लीड ट्रैक करनी शुरू करें, डेट मैनेजमेंट समझ में आने लग जाता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, रिपीट कस्टमर स्ट्रैटेजी बनने लग जाती है, 100% मैन पावर एफिशिएंसी पे आ जाती है, वर्किंग कैपिटल की विजिबिलिटी आ जाती है, प्रोडक्ट का ABC एक कैटेगरी करते हैं। मैं खुद आचार्य बालकृष्ण जी के साथ बैठ के 1150 से 750 SKU पे लाने का, जो स्लो मूविंग कैटेगरी है उनको हटाने के ऊपर डिस्कशन किया, बहुत लंबा 2.5-3 घंटे का डिस्कशन हुआ। इसके बाद रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कैसे बनता है। अगर ये सब चाहिए तभी यहां आना भैया, सबके लिए नहीं है ये, हर एक के लिए नहीं है। ये नहीं है, चाय पे चर्चा नहीं हो रही, यहां पे फालतू के एफर्ट लेने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आ गए तो धंधा धुरंधर हो जाएगा, ये पक्का है, क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है, और जितना तगड़ा फ्रेमवर्क उतना बड़ा फायरवर्क। उस फायरवर्क में दिवाली पे कस्टमर ज्यादा आएंगे ना आपके पास, कोई बड़ी बात नहीं, सबके पास आ रहे हैं। तुम कौन से 30 मार खाओ भाई, कठोर बोल रहा हूं। दिवाली में ज्यादा कस्टमर आते हैं, बिजी हो जाते हैं, अबे सबके पास आते हैं। धंधा वो करता है जिसके पास कस्टमर आकर के रिपीट कस्टमर बनाने का फ्रेमवर्क बन जाए, जिसके पास रेकरिंग प्रॉफिटेबल यूनिट बना सके एक कस्टमर के साथ। दोबारा बोल देता हूं, रेकरिंग प्रॉफिटेबल यूनिट बना दे कस्टमर के साथ। नहीं नहीं नहीं, दिवाली है जी, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। नहीं भैया, एक बात बताता हूं आपको, आप किसी रिक्शे वाले से मिलो वही बहुत बिजी है, अंबानी से मिलो वही बहुत बिजी है। समय तो सबके पास बराबर है, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, हर एक के पास बराबर समय, और रिक्शा वाले के पास भी उतना समय। उसको बोलो भैया तुम सीख जाओ, नहीं बहुत बिजी है, बहुत बिजी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बिजीनेस नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए। बिजीनेस नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए आपको। दिवाली पे जो कस्टमर आएगा ना, वो बार बार कैसे आए, उसका फ्रेमवर्क बना के जाओ, है कि नहीं है? तभी तो बनेगी बात। ओवर टू यू प्रांशु सर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तगड़ा वाला दे दो, कोई एक जबरदस्त वाला दे दो, ऐसा बिल्कुल जिससे घबरा ही जाए।
सर विनय श्रीवास्तव जी का सवाल लेते हैं फिर, लखनऊ से विनय श्रीवास्तव जी। हालांकि आप घबराते नहीं हो सर किसी सवाल से, तो मैं कैसे ऐसा सवाल दे दूं, पर लेते हैं ये सवाल। विनय श्रीवास्तव जी लखनऊ से हैं और 2 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहां वो सभी प्रकार की कोचिंग देते हैं। मेरे पास, उनका कहना है, मेरे पास 80 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जिसमें टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ है। और इनके यहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स कंपनी में बात करना चाह रहे हैं। मेरा आधे से ज्यादा वक्त इनके झगड़े सुलझाने में निकल जाता है। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं इस जंजाल से निकल सकूं और अपना ध्यान बिजनेस पर लगा सकूं। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ था और आप भी श्रीवास्तव जी लखनऊ से आए हैं। अब आप एक बात समझिए भैया, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स करने वाले लखनऊ से तो आए हैं, है कि नहीं? अब आपके यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है तो कोई नई बात थोड़ी है, हो रही है पॉलिटिक्स, ठीक है, लेकिन इस पॉलिटिक्स को सुलझाया कैसे जाए? ये कल्चर से सुलझ सकती है पॉलिटिक्स। एक बार हाथ ऊपर लेकर के आप अपने आप को बोलिए कल्चर जादू कर सकता है, और हाथ ऊपर लेकर के बोलिए कल्चर ही बदबू भी कर सकता है। ये कल्चर है जो जादू कर सकता है, और ये आपकी कंपनी का कल्चर है जो बदबू कर सकता है। कल्चर ही जादू, कल्चर ही बदबू, दोनों। अगर खराब कल्चर होगा तो बदबू फैला देगा, और बढ़िया कल्चर होगा तो आपकी एब्सेंस में भी काम हो रहा होगा। वो बढ़िया कल्चर कैसे बिल्ड किया जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज रूल याद रख लो, आपकी कंपनी के अंदर इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ी देर पहले बोल के हटा हूं मैं, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। आपको सबके साथ फेयर होना है, लेकिन सब इक्वल नहीं है। जैसे आरएफएम में बताया था, रीसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग मैट्रिक्स के अंदर बताया था, सारे कस्टमर बराबर नहीं है, इसी तरह सारे एम्प्लॉय लीडर भी बराबर नहीं है। आपको फेयर रहना है, जो आदमी गलत कर रहा है वो बताना है, और जो आदमी सही कर रहा है वो बताना है आपको। ज्यादातर अच्छे लोग आपके अगर कभी छोड़ के आपको गए ना, अच्छे लोग अगर एक कैटेगरी आदमी छोड़ के गया है ना, तो जाते वक्त आप उसको बताते हो ना, यार तू तो अच्छा काम करता था, तू क्यों जा रहा है? तो उसे पता क्या लगता है, इस कई सालों से अच्छा काम कर रहा, तब तो याद आई नहीं, अब जब जा रहा हूं तो याद आई। तो आपने ना उनको कभी वो रिक्वायर्ड रिकग्निशन जो था वो दिया नहीं। अगला प्रिंसिपल याद रखो, अपनी कंपनी के अंदर डाल दो, व्हाट यू स्पीक अबाउट अदर्स बिहाइंड देयर बैक स्पीक्स अबाउट हु यू आर। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बोली है मैंने ये। व्हाट यू स्पीक अबाउट अदर्स बिहाइंड देयर बैक ऑल्सो स्पीक्स अ लॉट अबाउट हु यू आर। जो बात आप किसी से उसकी पीठ पीछे बोलते हैं, वही बात आपके बारे में बहुत कुछ बोल देती है कि आप कैसे हैं। जो बात आप किसी की पीठ पीछे बोलते हैं, वही बात आपके बारे में बहुत कुछ बोल देती है कि आप कौन है। What you speak about others behind their back also speaks a lot about you, who you are. तो इसीलिए कल्चर क्या बना दो कि कंप्लेन टू द कंप्लेनी और टू द अथॉरिटी ऑफ कंप्लेनिंग। दोबारा सुनो, अगर कंप्लेन करनी है तो सबसे नहीं करनी है, जिससे कंप्लेन है या उससे करनी है या उसके बॉस से करनी है, और किसी से नहीं करनी। ये रूल बना दो कंपनी में, पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। कि कंप्लेन जिसको करनी है आपको, जिससे भी कंप्लेन है, या तो जिससे कंप्लेन है उससे करो या उसके बॉस से करो, किसी और से नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। क्योंकि ठीक वो कर सकता है जिसके खिलाफ कंप्लेन है, या ठीक उसका बॉस कर सकता है जिसके जूनियर के खिलाफ कंप्लेन है। बाकी लोग ठीक नहीं करेंगे, खाली मजे लेंगे। और अपने को क्या है, मजा नहीं करना, जमा करना धंधे में। मजा जमा, मजा नहीं करना, जमा करना है कि नहीं है? इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंप्लेन टू द कंप्लेनी और टू द अथॉरिटी ऑफ कंप्लेनी। बड़ा सिंपल है, हर एक को नहीं करनी है, हर एक से नेगेटिव बात करनी नहीं है, अलाउड ही नहीं है आपको। और अपना एक इंटरनल नेटवर्क तैयार करके रखो, आपके नवरत्न होने चाहिए। अकबर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल इसीलिए हुआ क्योंकि उसके पास अपने नवरत्न थे। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल, लेकिन उसने हजारों किताबें पढ़ ली थी। क्यों? उसके जो नवरत्न थे वो किताब पढ़ के उसको ऑडियो बुक की तरह सुनाया करते थे। अकबर बैठ जाते थे, किताब सुनते रहते थे। तो अपने नवरत्न तैयार करो जो डेवलप एन इंटरनल नेटवर्क एंड बी विजिलेंट, बी इन्फॉर्म्ड। आपको पता रहना चाहिए क्या चल रहा है, अंडर करंट क्या है, और डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो करो। आप जो दिख रहा है उस पर भरोसा मत करो, जो डेटा कह रहा है उस पर भरोसा करो, क्योंकि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपकी कंपनी का डेटा झूठ नहीं बोलता। तो डेटा के हिसाब से स्कोर बोर्ड चालू कर दो। जो आदमी परफॉर्म कर रहा है उसको तो सर पे बिठाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और जब स्कोर बोर्ड चल रहा होगा और जो आदमी परफॉर्म नहीं कर रहा उसको सर से आपको नहीं उतारना पड़ेगा, वो खुद ही उतर जाएगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड में दिखाई पड़ रहा होगा उसको कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। अगर वो सर पे चढ़ भी गया तो अपने आप उतर जाएगा ना, उसको स्कोर बोर्ड पर दिख रहा है कि भाई मैं काम नहीं कर रहा हूं, सबको दिख रहा है। आपको सिंपल विजिबल स्कोर बोर्ड बना दिया आपने, सिंपल है, विजिबल है, सबको दिख रहा है, तो आप इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो सर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था अपने आप नहीं चढ़ेगा, नीचे उतर जाएगा। और अगर 20% लोग ऐसे हैं जो 80% धंधा चला रहे हैं, उनको सर पे बैठाने में समस्या नहीं है। और आप क्या करो, बाकी का 80% जो धंधा चलाने में थोड़ा स्लो है, उनको नॉन कैश बेस्ड इंसेंटिव परफॉर्मेंस के साथ लिंक करके दे दो। नॉन कैश बेस्ड इंसेंटिव कम से कम 108 प्रकार के होते हैं जो आपको मैनुअल में डाल के देते हैं। नॉन कैश बेस्ड इंसेंटिव जिसमें पैसा नहीं लगता, जो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन के ऐसे तरीके हैं जिनसे सामने वाले आदमी को बहुत इज्जत मिलती है, बहुत उसको मोहब्बत हो जाती है आपसे, है कि नहीं?
फिर जो मैं आपको बता चुका हूं पहले, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही काम करते हुए लोगों को पकड़ोगे, बाकी लोग भी वही करेंगे, क्योंकि कल्चर जादू कर सकता है, कल्चर बदबू कर सकता है। और फाइनली टाउन हॉल, जो मैं आपको बताया कल्चर ठीक करने के लिए, ताकि पॉलिटिक्स खत्म हो, बार बार टाउन हॉल करो। हफ्ते में एक बार मां कसम मंडे, मां कसम मंडे, मां कसम मंडे, हर मंडे को टाउन हॉल करो बैठ के उनके साथ में। टाउन हॉल आपको हर हफ्ते करनी है। हर मंडे सुबह बैठ करके 9 बजे आप पहले प्रिपेयर होकर के, और संडे के दिन रात को या मंडे अर्ली मॉर्निंग आकर के अपना एजेंडा रेडी रखो, और एजेंडा के साथ में टाउन हॉल करो कि हमारा विजन, मिशन, वैल्यूज, इस हफ्ते, इस महीने हम क्या अचीव करने वाले हैं, क्या अच्छा किया, क्या चीज़ें अच्छी कर रही है इस कंपनी में, किनको आपने तारीफ करनी, किनको आपने बधाई देनी, क्या नया कस्टमर आने वाला है, क्या नया विजन है आपका, कैसे एक्सपेंशन करने वाले हैं, क्या नया प्रोडक्ट लाने वाले हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी जो है उनको बताओ, ताकि वो चीज़ें फैलाने में आपको मदद करें, क्योंकि बुरी चीज़ें नहीं करोगे तो अपने आप हो जाती हैं, है कि नहीं? समझ आ रही है भाई लोगों? गौरव जी, बात समझ आ रही है? हाँ, गौरव तलेसरा, क्लियर हो रहा है? साफ होने के लिए नहाना पड़ता है, गंदा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ओहो, क्या बोल देता हूं मैं, फिर से सुनो। साफ होने के लिए नहाना पड़ता है, गंदा होने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि गंदे आप अपने आप हो जाओगे, उनमें कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ही बैठे रहो, गंदे हो जाओगे। साफ होने के लिए नहाना पड़ता है, इसलिए कल्चर अच्छा करने के लिए पॉजिटिविटी फैलानी पड़ती है, नेगेटिविटी अपने आप फैलती है। 2017 से इस प्रकार के प्रिंसिपल्स के साथ मैं चलते आ रहा हूं लीडरशिप फन प्रोग्राम में। हजारों कस्टमर ने अटेंड किया। हमारे एक जयपुर की एक कंपनी आई, जिसके अंदर हमने कल्चर बिल्ड किया कम्युनिटी का, कि कम्युनिटी कैसे तैयार करें। प्रांशु रंजन जी, केवल कल्चर के दम पे इस बंदे ने गेम चेंज कर दिया। जब हमारे पास आए थे, इनका नाम है सुमेर सिंह सैनी, 35 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, और ऐसा कल्चर तैयार किया उन्होंने कम्युनिटी का अपना, कि कम्युनिटी इतनी ज्यादा बॉन्डिंग से जुड़ गई ब्रोकर्स की इनके साथ में। ये रियल एस्टेट के लैंड पार्सल काटते और ब्रोकर को देने से पहले माल नहीं इतना जितनी जल्दी बेच देते अपना माल, ये ऐसी प्लॉटिंग करते हैं।